सबाता को उनकी तहवील में दिया जाए। सबाता ने कहा, पहले मैं अपने सफारत खाने से राब्ता कायम करूंगी। मैं मालूम करना चाहती हूँ कि भारतीय फौज के ये जवान मुझे अपनी हिरासत में क्यों लेना चाहती हैं। मेरा जुर्म क्या है? वैसे आप सबसे पहले मेरे बच्चे के अगवा होने की रिपोर्ट दर्ज करें। भारतीय फौजी अफसर ने गुर्रा कर कहा, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, तुम फ्रॉड हो। वो बच्चा अगवा नहीं किया गया, किसी ने तुमसे नहीं छीना, बल्कि तुमने जानबूझकर उसे रसवंती के हवाले किया है। हम तुमसे सीधी तरह पूछ रहे हैं, हमें मादाम रसवंती का पता ठिकाना बताओ। मैंने उस अफसर के दिमाग में पहुंचकर ख्यालख्वानी के जरिए सर्द लहजे में पूछा, क्या तुम रसवंती का पता चाहते हो? वो एकदम से चौंक गया, सोचने लगा, क्या मेरे दिमाग में मिस्टर फरहाद बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। रसवंती तक पहुंचना चाहते हो तो अपने क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर लो। वो आंखें फाड़ फाड़ कर सामने दीवार की तरफ देख रहा था और पूछ रहा था, ये आप क्या कह रहे हैं फरहाद साहब? पुलिस इंस्पेक्टर जो उसे देख रहा था एकदम उछलकर खड़ा हो गया। उसने हैरानी से पूछा, ऑफिसर, क्या आप दीवार से बातें कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? फौजी अफसर ने चौंक कर उसे देखा, फिर कहा, मैं फरहाद अली तैमूर से बातें कर रहा हूं, तुम मदाखलत ना करो। इंस्पेक्टर ने सबाता की तरफ देखते हुए पूछा, ये फरहाद अली तैमूर कौन है? सबाता मुस्कुराने लगी। फौजी अफसर ने मुझसे कहा, जनाब, आपने हमें 2 घंटे की मोहलत दी थी। हमसे कहा था अगर हम सबाता को रिहा नहीं करेंगे तो आप ख्यालख्वानी के जरिए हमारे खिलाफ इकदामात करेंगे। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। 2 घंटे गुजर चुके हैं। हमने अपने आला हुकाम से राब्ता कायम किया था। जब उन्हें पता चला कि आपकी टेलीपैथी की सलाहियत फिर बहाल हो गई है तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने आपको मुबारकबाद का पैगाम दिया है। वो दोस्ती और खैर सगाली के जज्बे से आपको अपना दोस्त, अपना भाई मानकर आपसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। इस वक्त दिल्ली में कुछ आला अफसरान आपके मुंतजिर हैं। अगर आप चाहें तो हम उनमें से किसी एक की आवाज कैसेट रिकॉर्डर के जरिए सुना सकती हैं। आप उनके पास पहुंचकर बराह रास्त गुफ्तगू कर सकती हैं। हमें यकीन है कि आप मादाम रसवंती के सिलसिले में दोस्ताना माहौल में मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने जवाब दिया, पहले सबाता को रिहा किया जाए। यह काफ की शहजादी है। इसके कबीले के सरबरा और दूसरे लोग बैरूनी दुनिया से राब्ता कायम करने के लिए तुर्की की हुकूमत से राब्ता कायम करते हैं। यहाँ तुर्की के सफारत खाने को इतला दी जाए और उनसे कहा जाए कि सबाता को बखैरियत पेरिस रवाना कर दिया जाए। हम अभी सफारत खाने से राब्ता कायम करते हैं। आपसे वादा करते हैं कि मिस सबाता बखैरियत पेरिस चली जाएंगी। क्या आप टेलीपैथी के जरिए दिल्ली जा रही हैं? अभी नहीं। सबाता के बाद ऐना मीरा को यहाँ से बखैरियत जाने की इजाजत दी जाए। मैंने उसे टेलीपैथी का जरिया बनाया था। वो बेचारी मेरी वजह से मुसीबतों में मुब्तला हो गई है। आप लोगों ने होटल में उसका सामान भी जब्त कर लिया है। हम वादा करते हैं ऐना मीरा को भी यहाँ से बखैरियत रवाना कर दिया जाएगा। ऑफिसर, वादा करना बहुत आसान है। आप अच्छी तरह जानते हैं इस वक्त नेपाल में दुनिया की खतरनाक तंजीमें मौजूद हैं। कुछ दूसरे ममालिक भी रसवंती को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। सबाता और ऐना मीरिया को बखैरियत यहाँ से रवाना करना इतना आसान नहीं होगा। पहले आप उन्हें यहाँ से रवाना कर दें, मैं उसके बाद आपके आला हुक्काम से बात करूंगा। वो बेबसी से बोला, जनाब, इतना तो बता दीजिए कि मादाम रसवंती कहाँ है? वो मौजूद है, लेकिन उसके पास कोई पहुंच नहीं सकता। जो जबरदस्ती पहुंचना चाहेगा उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया जाएगा। वो अफसर थूक निकलकर जरा देर सोचता रहा। फिर उसने दूसरे अफसर से कहा, आप मिस सबाता को उनके होटल पहुंचा दें, इनका सामान वापस कर दें। मैं राजधानी वालों से राब्ता कायम करता हूं। मैंने कहा, और तुर्की के सफारत खाने से भी राब्ता कायम करने के लिए कहो। उसने अपने साथी अफसर से कहा, मिस सबाता के सफारत खाने से भी राब्ता कायम करना और उन्हें कल तक पेरिस रवाना करने के इंतजामात कर लेना। सबाता ने यह सुनते ही अपनी जगह से उछल कर कहा, हरगिज नहीं, मैं अपने बच्चे को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मैं उसकी बातों से परेशान हो गया। चूंकि फरहाद की हैसियत से राब्ता कायम नहीं कर सकता था, इसलिए रसवंती बनकर उसके दिमाग में कहा, सबाता जो ये कह रही हैं मान जाओ। मैं पारस की माँ हूं, पारस मुझे मिल गया है, तुम चली जाओ। वह सोच के जरिए बोली, हरगिज नहीं, फरहाद ने पारस को मेरे हवाले किया है। यह अमानत मैं फरहाद के हवाले करूंगी। मैंने परेशान होकर कहा, सबाता, फिर तो हम मजीद उलझनों में मुब्तला हो जाएंगे। इसका एक हल है, मुझे भी जाने के लिए ना कहा जाए। पहले तुम यहाँ से जाओगी और जाने से पहले मुझे अपने प्रोग्राम से आगाह करोगी। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उसी त्यारे से जाऊं
जिस त्यारे से तुम जाओगी, इस तरह सफर के दौरान पारस मेरे करीब रहेगा। वो फौजी अफसर गौर से सबाता को देख रहा था और समझ रहा था कि वो ख्याल ख्वानी के जरिए फरहाद से गुफ्तगू कर रही है। मैं फौरन उस अफसर के दिमाग में पहुंच गया। उस वक्त वो सोच रहा था, कल रात से पहले ऐसा कोई तैयारा नहीं है जो सबाता को यहाँ से बैंकॉक और बैंकॉक से पेरिस ले जाए। उस वक्त तक हेडक्वार्टर से मजीद अहकामात मौसूल होंगे, उनके मुताबिक अमल किया जाएगा। मैंने उसकी सोच में सवाल किया, अगर हेडक्वार्टर वालों ने सबाता और एना मीरिया को रोकने के लिए कहा तो फरहाद हमारा दुश्मन बन जाएगा। उस अफसर की सोच ने कहा, दुश्मन तो यकीनन बनेगा। मैं अपने बड़ों के सामने ये बात करूंगा कि सबाता और एना मीरिया फरहाद के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। जब तक रसवंती हाथ न आए, उन दोनों को यहीं यरगमाल बनाकर रखा जाए, उन्हें यहां से जाने का मौका न दिया जाए। इंसान को ऊपर से समझना बहुत मुश्किल है। वो ऊपर कुछ होता है, अंदर कुछ। अभी वही ऑफिसर बज़ाहिर मेरे अहकामात की तामील कर रहा था, सबाता के सफारत खाने से राब्ता कायम कर रहा था, उसे यहाँ से रवाना करने के लिए भी तैयार था, उसे होटल भेज रहा था, उसका सामान वापस कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर ये तय कर चुका था कि सबाता को किसी सूरत में भी यहाँ से जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। मैंने रसवंती की हैसियत से कहा, सबाता, फिलहाल तुम होटल जाओ, उसके बाद मैं तुमसे राब्ता कायम करूंगी। मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, शायद सोनिया तुम्हें समझा दे। मुझे कोई नहीं समझा सकता। मैं सोनिया की बहुत इज्जत करती हूँ, उसके हर हुक्म की तामील करने को तैयार हूँ, लेकिन पारस के मामले में फरहाद की इजाजत जरूरी है। अगर इजाजत ना मिली तो तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकोगी। ले जाओगी तो मेरी दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ेगी। वो वहां से उठ गई। उसे होटल जाने की इजाजत मिल रही थी। एक फौजी अफसर भी उसके साथ था। उसी वक्त मेरी ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। बुजुर्ग जलीलुल कदर आए थे और कह रहे थे, क्या तुम फिर सो गए हो? तुमने 8 बजे यहाँ से जाने के लिए कहा था। वो टैक्सी ड्राइवर आ गया है। मैंने घड़ी देखी, 8:15 बज चुके थे। मैंने दरवाजा खोल दिया, फिर कहा, मैं क्रिस्टोफर मिकी की जगह लेने से पहले आखिरी बार उसका जायचा तैयार कर रहा हूँ। ये निहायत जरूरी है। इसके लिए शायद आधा घंटा और सरफ होगा। आप लोग किसी दूसरे कमरे में मेरा इंतजार करें। मैं अभी ड्राइवर के साथ रवाना हो जाऊंगा। बुजुर्ग वहां से चले गए। मैंने दरवाजा बंद किया और रसवंती के पास पहुंच गया। इस वक्त वो भी दिमागी तौर पर अपनी जगह मौजूद थी, क्योंकि सोनिया वहां पहुंच गई थी और उसे गले लगकर कह रही थी, तुम सफर के दौरान मेरे करीब आती नहीं, दूर जाती नहीं, लेकिन तुमसे गले लगने का मौका नहीं मिला। सोनिया ने उसे थपक कर कहा, आज तुम्हारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, लेकिन अब तो रात हो चली है, इसलिए खुशी की रात कहूंगी। तुम्हें एक नहीं 2-2 पारस मिल गए हैं। हाँ, मैंने जिसे जन्म दिया है वो तो बड़ा ही हंसमुख और मिलनसार है। बीमारी की हालत में भी मुस्कुराता है और हर एक की गोद में चला जाता है। दूसरे पारस का नाम फरहाद के मशवरे के मुताबिक अली तैमूर रखा है। वो जरा तुनक मिजाज है, सिर्फ मेरी गोद में आता है, किसी और के पास नहीं जाता। देखो ना, जब से मैंने मेकअप किया है वो मेरे पास भी नहीं आ रहा, मुझे ही तलाश कर रहा है। लेकिन मैं उसे अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? सोनिया हंसने लगी। मैंने कहा, रात ज्यादा हो चुकी है, आराम करो। सबाता भी खैरियत से है, मैं सुबह आऊंगा। उससे पहले जेम्स मैकले से मामला तय करो। वह जिन अफसरों को रिश्वत देकर यहाँ से माल भेजता है, उसको इतनी बड़ी रिश्वत दी जाए कि अफसरान हमारे हाथों बिकने के लिए तैयार हो जाएं। जब वो तैयार हो जाएंगे तो उनके जरिए दोनों पारस यहाँ से जा सकेंगे। रसवंती ने पूछा, 2 बच्चों को कैसे ले जाया जा सकता है? मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। सोनिया ने उसे इत्मीनान दिलाते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, मैं ऐसी तदबीर करूंगी कि दोनों पारस तुम्हारे साथ बआसानी चले जाएं। मैं जानती हूँ कि हर फ्लाइट को कितनी सख्ती से चेक किया जाता है। किसी बच्चे वाली औरत को जाने नहीं दिया जाता। बच्चों को बिल्कुल ही ले जाने की इजाजत नहीं है। तमाम बच्चों वाले मुसाफिरों को रोक दिया गया है। रसवंती ने हैरानी से पूछा, ये सब जानते हुए भी तुम कहती हो कि दोनों पारस एक वक्त यहाँ से ले जाए जा सकती हैं? सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा, जब मैं स्मगलर एना मीरिया बन सकती हूँ तो एना मीरिया की तरह 2 बच्चों को स्मगल करके भी दिखा सकती हूँ। तुम बच्चों को संभालो और इत्मीनान से सो जाओ। मैं सुबह तुमसे बातें करूंगी। ये कहकर वो जेम्स मैकले की तरफ जाने लगी। मुझे यकीन था दुश्मन हर गांव पर मजबूत से मजबूत जाल बिछाएंगे और सोनिया अपनी चालों से फिर एक बार नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएगी। बैरूत में मेरी सह तरफा मसरूफियात थी। एक तरफ मुजाहिदीन थे जिनके लिए हथियारों के सिलसिले में आसानियां फराहम करना मेरा मिशन था,
दूसरी तरफ मुझे क्रिस्टोफर मीकी का रोल अदा करना था और तीसरी जानिब लैला सानी बैरोत पहुंच गई थी। मुजाहिदीन के लिए मैंने हथियार हासिल करने का पहला मौका आसान कर दिया। वो आधी रात के करीब वहां जाकर छापा मारने वाले थे। ऐसे वक्त में उनका साथ दे सकूंगा या नहीं, इसके मुतल्लिक खुद नहीं जानता था, क्योंकि मैं क्रिस्टोफर मीकी का रोल अदा करने जा रहा था। ये रोल अदा करने के दौरान मुझे किन हालात से गुजरना था ये भी नहीं जानता था। इसके बरक्स क्रिस्टोफर मीकी के पास ऐसा इल्म था जिसके जरिए वो अपने और दूसरों के मुस्तकबिल को बड़ी हद तक देख लिया करता था। मैंने यहाँ पहुंचकर बुजुर्ग जलीलुल कदर और यहाँ के मुजाहिदीन के सामने अपने आप को नजूमी बताया था, क्या फशनास कहा था। इसकी खास वजह थी, मैंने क्रिस्टोफर मीकी के दिमाग को बड़े इत्मीनान से बड़ी तफसील से पढ़कर समझ लिया था। वो क्या फशनास था, सितारों की चाल को समझता था, जायचा बनाकर मुस्तकबिल की पेशन गोई करता था। ये उसका मशगला था। दरअसल असल धंधा तो स्मगलिंग था। इसके लिए वो किसी और ही पुरस्कार क्रिस्टोफर मीकी का पाबंद था। उसकी तरफ से जो हुक्म मौसूल होता था उस पर अमल करता था, और अमल करने के नतीजे में उसे इतना मुनाफा हासिल होता था जिसकी वो तवक्को भी नहीं कर सकता था। वो शाहाना जिंदगी गुजार रहा था, दौलत से खेलता था, समाजी हैसियत ऊंची थी, सब उसकी इज्जत करते थे। सियासी मामलात में भी वो बड़ी दूर तक मुलविस रहता था। असली पुरस्कार क्रिस्टोफर मीकी की तरफ से जब भी हुक्म सादिर होता कि लबनान में तखरीबी कार्रवाइयों का आगाज करना है तो वो कर गुजरता था। गर्ज ये कि वो हर फन मौला था, और असली पुरस्कार क्रिस्टोफर मीकी ऐसे ही लोगों को अपना नायब और डमी क्रिस्टोफर मीकी बनाकर रखता था। असल मीकी से किस तरह राब्ता कायम होता था, उनके कोड वर्ड्स क्या थे, मैं ये बातें मालूम कर चुका था। जिसका रोल अदा करने जा रहा था उसके मुतल्लिक चंद ऐसी अहम बातें ज़हन नशीन कर ली थी जिन्हें किसी डायरी में नोट करना जरूरी नहीं था। उन्हें याद रखता तो बाकी सारी चीजें मेरे सामने आ मौजूद होती, मसलन उनके लॉकर, आयरन सेफ और दूसरी ऐसी तमाम जगहें जहां उसकी अहम दस्तावेजात और अहम मामला से ताल्लुक रखने वाली चीजें रखी होती थी। उनके नंबर वगैरह मैंने जहन नशीन कर लिए। अब कोई बात मालूम करना होती तो मैं उन तमाम चीजों को देखकर मजीद मालूमात हासिल कर सकता था। उसके खानदानी हालात मालूम करने की जरूरत नहीं थी। उसने अभी तक शादी नहीं की थी, कोई रिश्तेदार नहीं था, दोस्त अहबाब थे जिनके नाम और उनकी शख्सियतों के मुतालिक किसी हद तक इल्म हो गया। बहरहाल इब्तदाई तौर पर उसका रोल अदा करने के लिए मेरे पास मालूमात का काफी जखीरा था। अभी उसकी जगह लेने के लिए एक बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। वो ये कि उसने अपनी सालगिरह के दिन इल्म नजूम के जरिए मुस्तकबिल के आईने में खुद को देखा था। उसके इल्म ने बताया था कि आज की रात उसके लिए सख्त है। सुबह होने से पहले उसकी जिंदगी की किताब शायद हमेशा के लिए बंद हो जाए। अगर वह एहतियाती तदाबीर करे तो उस मनहूस सितारे से निजात हासिल कर सकता है जिसका साया उसकी जिंदगी पर पड़ रहा है। अगर उसने जरा भी गफलत से काम लिया तो उसका ये तमाम इल्म, उसकी दौलत, सलाहियतें किसी काम नहीं आएंगी। असली पुरस्कार क्रिस्टोफर मीकी को ये बात मालूम थी कि उसके नायब क्रिस्टोफर मीकी पर आज की रात बहुत भारी है। दुश्मन उसकी हलाकत का सामान कर सकती है या मौत किसी हादसे की सूरत में आ सकती है। अमली जिंदगी गुजारने वाले और खुसूसन मादा परस्त लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते, सितारों की चाल पर यकीन नहीं रखते, लेकिन पुरस्कार क्रिस्टोफर मीकी ने बारहा बेरोत के क्रिस्टोफर मीकी को आजमाया था। वो जो पेशन गोई करता वो दुरुस्त साबित होती। अपनी पेशन गोई के मुताबिक जब भी उसने कोई माल एक मुल्क से दूसरे मुल्क स्मगल किया, कामयाब रहा। उसकी मर्जी के खिलाफ जब भी स्मगलिंग के लिए मजबूर किया गया तो नाकामी हुई और नुकसान भी हुआ। लिहाजा पुरस्कार क्रिस्टोफर मीकी बेरोत के मीकी को माहिर नजूम तस्लीम करता था। उसने हुक्म दिया था कि वो 24 घंटे तक अपनी कोठी से बाहर ना निकले, किसी तकरीब में शरीक ना हो, कोई मुलाकात करने आए तो इनकार कर दे, खुसूसन किसी औरत को तो अपनी कोठी के हाथे में दाखिल होने की इजाजत न दे। उसके सितारे बता रहे थे कि उसकी तबाही किसी औरत के हाथों होगी। आज रात या तो बहुत जबरदस्त नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा या वो इस दुनिया से ही उठ जाएगा। जो कुछ होगा किसी औरत के ही हाथों होगा। ये बात मेरे लिए हैरानी का बायस थी। दुश्मन मैं था, मैं उसकी जगह लेने वाला था, मैं उसका काम तमाम करना चाहता था, लेकिन उसके सितारे बता रहे थे कि वो किसी औरत के हाथों मारा जाएगा। अगर किसी तदबीर से जिंदा बच भी गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाएगा। अजीब बात थी, आखिर वो औरत कौन हो सकती थी? मैं क्रिस्टोफर मिकी के दिमाग में रहकर ये सोच ही रहा था कि अचानक फोन की घंटी बजी।
उसने चौंक कर टेलीफोन की तरफ देखा जैसे मौत पुकार रही हो। उसने रिसीवर उठाकर मखसूस अंदाज में कहा, हेलो, क्रिस्टोफर मिकी इज हियर। दूसरी तरफ से बहुत ही सर्द लहजा सुनाई दिया, मैं हूं लैला सानी। वह बेख्तियार लरज गया। उसे महसूस हुआ अगर गिरफ्त मजबूत नहीं रखेगा तो रिसीवर हाथ से छूट जाएगा। उसने खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा ना, मेरा नाम लैला सानी है। अगर नहीं समझे तो मुझे आसान तरीन लफ्जों में शामत कहा जाता है। लड़की, आज से पहले मैंने ना ये नाम सुना है और ना तुम्हें जानता हूं। चंद लफ्जों में अपनी बात बयान करो। बहुत खूब, तुमने मुझे लड़की कहकर मुखातिब किया। जब मुझे जानते नहीं तो कैसे पता चला कि मैं लड़की हूं? वो बौखला गया। रिसीवर को क्रैडल पर रखकर सोचने लगा, ये लैला सानी मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? इसराइल से यहाँ क्यों आई है? कैसे मालूम हो गया है कि मैं खुफिया तौर पर मुजाहिदीन को लूटने और उनसे मुनाफा हासिल करने के लिए हथियार स्मगल करता हूँ? वो उछल पड़ा। यूं लगा जैसे करीब ही धमाका हुआ हो, हालांकि धमाका नहीं हुआ था। फोन की घंटी दूसरी बार बजने लगी थी। उसने घूरकर टेलीफोन को देखा, फिर रिसीवर उठाकर गुस्से से धाड़ते हुए बोला, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं किसी लैला सानी को नहीं जानता। दूसरी तरफ से एक निहायत सुरीली आवाज सुनाई दी, मिस्टर क्रिस्टोफर मिकी, आपको क्या हो गया है? मैं लैला सानी नहीं, सारा आइजिक हूं। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझे लैला सानी क्यों समझ लिया? वो सोफे पर सीधी तरह बैठकर अपने हवास पर काबू पाते हुए बोला, कौन सारा आइजक? मैं तुम्हें भी नहीं पहचानता। मैं अपना तारुफ कराती हूँ। मैं नस्लन यहूदी हूँ और आप यहूदियों के जानिसार दोस्त हैं। इसराइल की सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो से मेरा ताल्लुक है। मैं यहाँ पहुंची तो मेरे सफारत खाने वालों ने बताया कि आप बहुत परेशान हैं, आपकी जान को खतरा लायक है, इसलिए गोशा नशीनी इख्तियार की है। ना किसी से मिलते हैं ना बाहर निकलती हैं। मैं वो सारा अज़क हूँ जो इसराइल में लाला सानी के सामने दीवार बनती रही। अगर आप मेरी जरूरत महसूस करें तो मैं आज रात आपकी तकदीर का रुख फेर सकती हूँ, सितारों की चाल बदल सकती हूँ। यकीन ना हो तो हमारे सफारत खाने की किसी भी अहम शख्सियत से मेरे मुतल्लिक दरियाफ्त कर लें। तमाम अहम लोगों से आपके गहरे दोस्ताना मरासिम हैं। शायद आप उन पर एतमाद भी करते हैं। तुम इसराइल से कब आई हो? आज ही शाम को आई हूँ। यहाँ होटल में क्याम किया है। ये शहर मेरे लिए अजनबी है। मुझे आपके मुतल्लिक मालूम हुआ तो सोचा क्यों ना आज आपके काम आऊं और कल से आप मेरे दोस्त बन जाएं, फिर ये शहर अजनबी ना रहे। सुना है बेरोत में हफ्त रंग फूल खिलते हैं। मैं साथ रहूंगी तो रंग और खुशबू आपके साथ साथ चलेंगे। क्या ख्याल है? तुम्हारी गुफ्तगू का अंदाज निहायत दिलकश और शायराना है, मगर अफसोस आज की रात मेरे लिए शायराना नहीं है। जहां तक अपनी हिफाजत करने का ताल्लुक है, मैं बहुत मोहतात रहने वाला और बदतरीन हालात से निमटने वाला आदमी हूँ। मैं कभी अपने साय पर भी भरोसा नहीं करता, लेकिन कल से तुम पर भरोसा करूंगा। कल से बेरोत शहर तुम्हारे लिए अजनबी नहीं रहेगा और कल से पहले तुम मुझे फोन करने की जहमत गवारा न करना। सो फार। उसने रिसीवर रख दिया। उसकी सोच कह रही थी, बेशुमार ममालिक के इंटेलिजेंस वाले क्रिस्टोफर मिकी के नाम से बेदखते हैं। उनके दरमियान ये बहस कभी खत्म नहीं हुई कि क्रिस्टोफर मिकी एक है या 10 हैं। फिर इसराइली इंटेलिजेंस से आने वाली ये सारा इज़्ज़त मुझे अहमक समझती है, दोस्ती करना चाहती है, गोया क्रिस्टोफर मिकी का तज्जिया करने आई है। अगर कल सुबह तक मैं जिंदा रह गया तो इस छोकरी से निमट लूंगा, और जिंदा क्यों नहीं रहूंगा। मैं जिस तरह मोहतात हूं उस तरह तो दुश्मन का हाथ कभी मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। बाहर सख्त पहरा है, इतना सख्त के पहरा देने वाले भी मेरी कोठी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। हर दरवाजे के पास मुकम्मल इंतजामात हैं। कोई भी चोरी छुपे आना चाहेगा तो दरवाजे में कदम रखते ही खतरे की घंटियां बजने लगेंगी। उसकी सोच बता रही थी कि खतरे की घंटियों का कनेक्शन बिजली के लाइन से नहीं था। कोई भी बिजली के तार काट सकता था। उसने खूब सोच समझकर उसे बैटरी से मरबूत किया था। वो ज्यादा ताकत वाली बैटरी उसके बेडरूम में थी। वहीं से कनेक्शन मुख्तलिफ दरवाजों तक गया था। बेशक उसने बहुत ही सोच समझकर अपने लिए हिफाजती इंतजाम किए थे और अपने तई सुबह तक महफूज रह सकता था। उसे क्या खबर थी कि इतने हिफाजती इंतजाम के बावजूद मौत उसके बेडरूम में कदम रख सकती थी। और फिर उसके सितारे उसे किसी औरत के मुतल्लिक बता रहे थे। वो कौन हो सकती है? वो कौन हो सकती है जो इस कदर हिफाजती इंतजामात के बावजूद उसकी शाहरग तक पहुंचेगी? देखना यही था उसके सितारे किस कदर सच बोलती हैं। सितारों की चालों को समझने वाले नजूमी गलती भी कर जाती हैं।
हो सकता है किसी औरत के हाथों नहीं, मेरे हाथों उसकी मौत लिखी हो। बहरहाल इसका फैसला सुबह तक होने वाला था। मैंने लैला सानी की सोच पढ़ी। वो होटल के कमरे में इजी चेयर पर बैठी हुई थी। उसकी सोच का मौजू दो शख्स थे, एक फरहाद अली तैमूर, दूसरा क्रिस्टोफर मीकी। मैं जिस अंदाज में ईजल हार्डी बनकर उसके साथ कुछ वक्त गुजाराया था और उसके नाम एक खत छोड़ाया था, उस खत ने उसकी नींदें उड़ा दी थी। लैला सानी खुश्क मिजाज रखती थी। कभी फूल को देखकर उसे शेर याद नहीं आता था। चांद को वो एक वीरान से यारा समझती थी। अब उसकी निगाहों के सामने फूल खिलने लगे थे। ठंडी चांदनी में यादों की आंसी सुलगती थी। इन शायराना एहसासात से अपना ध्यान बटाने के लिए वो खुद को ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रखना चाहती थी। विरोध पहुंचकर उसने सोच लिया था पहली फुर्सत में क्रिस्टोफर मिकी के करीब पहुंचने की कोशिश करेगी, फिर उससे दोस्ती करके रफ्ता रफ्ता उसे बेनकाब करेगी। जब क्रिस्टोफर मिकी से दोस्ती करने का ख्याल आया तो फरहाद याद आने लगा। उसने खत में लिखा था कि वो फिर मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा और बेरोत में कहाँ मिलेगा ये नहीं लिखा था। उम्मीद थी बल्कि यकीन था कि जरूर मिलेगा। उसका जहन उसी तरह कभी क्रिस्टोफर मिकी की तरफ और कभी फरहाद की तरफ भटक रहा था। जिंदगी में पहली बार खुद को जहनी तौर पर कमजोर महसूस कर रही थी। वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी कि वो फरहाद को एक आइडियल से ज्यादा कुछ और समझती है या उसे बहुत ज्यादा अहमियत देती है। इतनी अहमियत कि वो जिंदगी का एक अहम और अटूट हिस्सा बन जाए। जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने देखे ना होंगे, हाँ मगर ऐसे भी हैं। मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे क्रिस्टोफर मिकी के बंगले में आज रात नहीं जाना चाहिए। उसकी अपनी सोच ने कहा, क्यों नहीं जाना चाहिए? फरहाद को चाहिए था कि वो मुझसे मुलाकात करते। उन्हें ये मालूम है कि मैं शाम को पहुंच रही हूँ, मगर वो मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर वो होते तो मैं उनसे पूछती कि मिकी ने अपनी हिफाजत के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं क्रिस्टोफर मिकी के मुतल्लिक सोचते सोचते फरहाद के मुतल्लिक क्यों सोचने लगती हूँ। अगर वो मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं सीक्रेट एजेंट की हैसियत से अपने बल पर काम करती रहती, अपनी जहानत से काम लेती। हाँ ये दुरुस्त है, मैं ख्वामख्वाह फरहाद पर तकिया कर रही हूँ। मुझे अपने तौर पर मिकी के बंगले में दाखिल होना चाहिए। ये हमाकत होगी। जो शख्स किसी से मुलाकात नहीं कर रहा, अहम तकरीबात में शरीक नहीं हो रहा, समाजी और सियासी लोगों से गहरे मुरासम होने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर रहा है, हत्ता कि अपने साय पर भी भरोसा नहीं करना चाहता, ऐसे शख्स ने अपनी हिफाजत के लिए कैसे सख्त इंतजाम किए होंगे ये समझना मुश्किल नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं वहां जाऊं और पकड़ी जाऊं। उसकी सोच ने कहा, पकड़ी जाऊंगी तो क्या नुकसान होगा? मेरे सफारत खाने वाले मेरी जमानत ले लेंगे। मैं बात बना सकती हूँ कि यहूदी हूँ, मुजाहिदीन ने मेरा ताकुब किया था। मैं पनाह लेने के लिए क्रिस्टोफर मिकी के बंगले में दाखिल हो गई थी। मैंने फिर उसकी सोच में कहा, यह दुरुस्त है, मैं ऐसा करूंगी। लेकिन इसके बाद मिकी मुझसे बिदकने लगेगा। उसने पहले ही फोन पर मुझे आने से मना किया है। इसके बावजूद मैं किसी हुलिये से उसके बंगले में दाखिल होंगी तो वो मुझ पर शुबा करेगा। वो कायल होने लगी। मैंने फिर उसकी सोच में कहा, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे लैला सानी बनकर उसे फोन नहीं करना चाहिए था। अगर फोन कर ही दिया तो नुकसान क्या होगा? उसके जरिए बात आम हो सकती है कि लैला सानी आजकल बेरोत में है, जबकि मैं सारा आइजिक की हैसियत से बेरोत में हूँ। अगर आइंदा किसी और मुल्क में गई और वहां भी मैंने लैला सानी बनकर किसी को खौफजदा करना चाहा, तो ये बात सभी नोट करेंगे कि जहां सारा आइजिक होती है वहीं लैला सानी होती है। इस तरह सायरा आजिक पर आइंदा लैला सानी होने का शुबा किया जा सकता है। लिहाजा मुझे ऐसी हमाकतों से परहेज करना चाहिए। मैंने उसके दिमाग में जो मस्बत सोच पैदा की, इसकी वो कायल हो गई। मैंने फिर उसे समझाया, मुझे आज रात क्रिस्टोफर के बंगले में नहीं जाना चाहिए। उसने एक हाथ से सर को थामकर बेजारी से सोचा, नहीं जाऊंगी, यहीं अपने आप को बहलाऊंगी, सोने की कोशिश करूंगी, लेकिन नींद न आए तो क्या करूं? कुछ तो मसरूफियत चाहिए, और यहाँ एक ही मसरूफियत है कि मैं क्रिस्टोफर के पीछे हाथ धोकर पड़ जाऊं। फिर मेरा ध्यान फरहाद की तरफ नहीं भटकेगा। फरहाद आए, ईजल हार्डी आए, कोई आए या कोई ना आए, मुझे किसी से क्या गर्ज? मैं अपने तौर पर अब तक जिंदगी गुजारती आई हूँ, बड़े बड़े मराहिल से गुजरती आई हूँ। ये क्रिस्टोफर मिकी क्या चीज है, मैं इससे भी निमट लूंगी। उसकी सोच ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं उसे क्रिस्टोफर मिकी के बंगले में दाखिल होने से नहीं रोक सकूंगा। फिलहाल तो वो मान गई है कि उस बंगले में नहीं जाएगी, लेकिन परेशानी बढ़ेगी, नींद नहीं आएगी, खुद को मसरूफ रखना चाहेगी तो किसी लम्हे अपना इरादा बदलकर उधर का रुख करेगी। जब उधर जाएगी तो मैं उसे दूसरों की नजरों से बचाए रखने की कोशिश करूंगा। वो टैक्सी ड्राइवर जो मुझे बेरोत के एयरपोर्ट से
सोकुल गरब के इलाके में लाया था। वो मकान के बाहर बरामदे में बैठा जलीलुल कदर बुजुर्ग से बातें कर रहा था। मैंने उसे बुलाया ताकि उसकी टैक्सी में बैठकर बेरोत शहर का एक चक्कर भी लगाऊं और क्रिस्टोफर मिकी के बंगले में भी किसी तरह पहुंचूं। मेरी बूढ़ी मेजबान खातून अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मैं उसके मकान में तन्हा था। बाहर बहुत से मुजाहिदीन बैठे हुए थे। उनमें मर्द भी थे, औरतें भी थीं। वो मालूम करना चाहते थे कि मैं क्रिस्टोफर मिकी बनने के लिए क्या कर रहा हूं, किस तरह उसकी जगह लेने वाला हूं। सब मेरे लिए परेशान थे, दुआएं कर रहे थे कि मैं किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाऊं। थोड़ी देर पहले एक छापामार खबर लाया था कि क्रिस्टोफर मिकी के बंगले के तरफ सख्त पहरा है। बंगले के अहाते में किसी दुश्मन का कदम रखना तो दूर की बात है, कोई दोस्त भी आज वहां कदम नहीं रख सकेगा। मैंने एक बड़े से कमरे में तमाम मुजाहिदीन को बुलाया। उनमें औरतें भी थी और मर्द भी। फिर जलीलुल कदर बुजुर्ग की मौजूदगी में उनसे कहा, मैं यहां से जाने वाला हूं। आप लोगों के दरमियान रहकर मुझे जो मोहब्बत मिली उसे कभी नहीं भुला सकूंगा। मैं इन चंद लम्हों में आप लोगों के कुछ काम आया, उसके नतीजे में आप तमाम मुझसे मोहब्बत करती हैं, बल्कि मुझसे अकीदत रखती हैं। मैंने आप सब लोगों को यह समझाने के लिए बुलाया है कि अकीदत सिर्फ यहीं तक महदूद रखी जाए। मुझे क्रिस्टोफर मिकी की हैसियत से आप बिरोध शहर में देखें तो दुश्मन समझकर मुंह फेर कर गुजर जाएं। कुछ औरतों और मर्दों ने मुकामी जुबान में कुछ कहना शुरू किया। बुजुर्ग जलीलुल कदर के जरिए मैंने उनका तर्जुमा समझा। वो कह रहे थे, हम मर जाएंगे लेकिन कभी आपको दुश्मन नहीं समझेंगे। आप मुंह फेरने की बात कर रहे हैं, हम तो हर उस दुश्मन का मुंह फेर देंगे जो आपसे टकराना चाहेगा। मैंने दोनों हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया, फिर कहा, ये आप लोगों का जज्बा मोहब्बत है, जोश अकीदत है, मगर जोश में होश नहीं रहता। मैं आप लोगों को अकल की बात समझा रहा हूं। आपने मुझे मुखातिब किया या दोस्ती का इजहार किया तो मैं क्रिस्टोफर मिकी का रोल अदा नहीं कर सकूंगा। लोग मुझे शुबे की नजरों से देखेंगे कि क्रिस्टोफर मिकी जो मुजाहिदीन का दुश्मन है वो दोस्त कैसे बन गया। वो सब आपस में सरगोशियां करने लगे। बुजुर्ग जलीलुल कदर ने उन्हें अरबी में समझाया, मेरे जांबाज बेटों और बेटियों, हमारा मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो समझा रहा है वो दानिशमंदी की बातें हैं, हमें उस पर अमल करना चाहिए। अभी एक जवान ने मेरे पास आकर चुपके से यह सवाल किया है कि हमारा मुअज़्ज़ज़ मेहमान चला जाएगा तो हमारी रहनुमाई कौन करेगा, कौन हमें हथियारों के खुफिया अड्डों और दुश्मनों के खुफिया महाजों तक पहुंचाएगा और हमें उनकी चालों से आगाह करेगा। हमें एक ऐसा इल्म जानने वाला राहबर चाहिए। उन सब ने एक आवाज होकर कहना शुरू किया, हाँ, हमें ऐसा इल्म जानने वाला राहबर चाहिए। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से कतई ताल्लुक नहीं कर सकते। बुजुर्ग ने समझाया, कतई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। इनके यहाँ से जाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि फिर इनसे हमारी मुलाकात नहीं होगी या किसी तरह राब्ता कायम नहीं हो सकेगा। बेशक राब्ता कायम होगा और हमें इनकी तरफ से हदायत मिलती जाएंगी। मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ, इन्हें क्रिस्टोफर मिकी समझकर इनसे दूर रहा जाए। ये खुद ही मुनासिब मौका देखकर मुनासिब जराए से राब्ता कायम करेंगे और हमारी रहनुमाई करेंगे। मैं उन बुजुर्ग की बातों के दौरान उस बड़े से हॉलनुमा कमरे में बैठे हुए मर्दों और औरतों को देख रहा था। मैं पहले कह चुका हूं कि मुजाहिदीन में जितनी औरतें और लड़कियां थीं वो पर्दा करती थीं, लेकिन जिहाद के दौरान पर्दा बराए नाम रह जाता था। ऐसे मौकों पर मुजाहिदीन के दरमियान तकल्लुफ नहीं रहता था। वो किसी भी मुहिम के मुतल्लिक नक्शा सामने रखकर अपने साथियों से बहस करती थी, अपने तौर पर मशवरे भी देती थी और उनके मशवरों पर अमल भी करती थी। वहां जो औरतें थी उनमें सिर्फ चंद औरतों ने चादर लपेट रखी थी या आधे चेहरे को नकाब से ढांप रखा था। सिर्फ आंखें नजर आती थी, लेकिन एक मुजाहिदा सर से पांव तक स्याह चादर में लिपटी हुई थी। सिर्फ उसके हाथ नजर आते थे, वो हदीका थी। मैंने उसकी तरफ देखा, वो दूर एक दीवार से लगी खड़ी हुई थी, सर झुका हुआ था। ऐसा लगता था जैसे किसी का शोक मना रही हो, लेकिन मेरा एहतराम भी लाजमी है। मैं उसके बड़े काम आया था। अब शायद वो मुझे अलविदा कहने आई थी। उसने कागज की एक छोटी सी पर्ची अपने करीब बैठे हुए एक नौजवान को दी। उसने उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद उठाकर मुझसे कहने लगा, जनाब, हम ये मालूम करना चाहते हैं कि जब क्रिस्टोफर मिकी के बंगले के अतराफ इतना सख्त पहरा है तो अंदर और भी ना जाने कैसे हिफाजती इंतजाम किए गए होंगे। आप वहां किस तरह दाखिल होंगे? क्या जरूरी है कि आज रात आप वहां जाएं? मैंने जवाब दिया, मेरा इल्म बताता है मुझे आज रात ही जाना चाहिए। उधर क्रिस्टोफर मिकी का इल्म यही बताता है आज रात उस पर भारी है। अगर वो किसी तरह जिंदा बच गया तो इसका मतलब ये होगा कि उस पर मुहित एक बहुत बड़ा खतरा टल गया है। फिर वो कुछ अरसा तक और जिंदा रहेगा। एक नौजवान ने उठकर कहा, हमारी गुजारिश है कि आप हमें अपने साथ ले चलें।
हम वादा करते हैं आपके आसपास भीड़ नहीं लगाएंगे, किसी को इतना मौका नहीं देंगे कि वो आपकी तरफ मुतवज्जा हों। हम चुपचाप अपना काम करेंगे। एक और जवान ने उठकर कहा, हम एक एक पहरेदार को वहां से हटाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए रास्ता साफ हो जाए। जब से मुझे क्रिस्टोफर मिकी के हिफाजती इंतजामात के मुतालिक पूरी तफसील मालूम हुई थी, तब से मैं खुद सोच रहा था तन्हा कुछ नहीं कर सकूंगा। चंद लोगों की जरूरत पेश आएगी। मैंने कहा, मैं आप लोगों के मशवरों को तस्लीम करता हूँ, मैं तन्हा कुछ नहीं कर सकता। इस सिलसिले में मुझे कम से कम 4 या 6 जवानों की जरूरत है। ये सुनते ही सभी ने अपने अपने हाथ उठा दिए। वो मेरे साथ जाने के लिए एक पांव पर खड़े हुए थे। मैंने कहा, मेरे साथ कौन लोग जाएंगे इसका फैसला बुजुर्ग जलीलुल कदर करेंगे। क्रिस्टोफर मिकी के सिलसिले में मेरी प्लानिंग क्या है और मेरे साथी जवानों को इस पर किस तरह अमल करना है, ये मैं उन जवानों को बताऊंगा जो मेरे साथ चलने वाले हैं। लिहाजा मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ और बुजुर्ग से दरख्वास्त करता हूँ कि वो खुद कम से कम 6 जवानों का इंतखाब करें, फिर उन्हें मेरे कमरे में ले आए। मैं टैक्सी ड्राइवर के साथ वहां से उठकर जाना चाहता हूँ। उसी वक्त हदीका की तरफ से एक पर्ची मेरे पास आई। उसमें लिखा था, मैं गूंगी हूँ, बहरी हूँ, अपनी कसम पर कायम हूँ। जब तक जिंदा रहूंगी अपने महबूब के सोग में एक लफ्ज अपनी जुबान से नहीं निकालूंगी। कोई मेरी आवाज नहीं सुनेगा, कोई सवाल करेगा तो उसे जवाब नहीं मिलेगा। सवाल करने वाले मुझे बहरी तस्लीम कर लेंगे। मैं दुनिया को देखती हूँ तो सिर्फ अपने महबूब की नजर से, वरना मैं अंधी भी हूँ। लेकिन ए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मेरे मोहसिन, मैं गूंगी, बहरी और अंधी होने के बावजूद तुम्हारे लिए बाकायमी होशो हवास हूँ। सिर्फ तुम्हें अकीदत की नजर से देखती हूँ, सिर्फ तुम्हारी आवाज अकीदत से सुनती हूँ। मगर अफसोस, कसम ने मुझे जकड़ रखा है। मैं तुम्हारे सामने भी बोल नहीं सकती, कभी नहीं बोल सकती। तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिन 6 मुजाहिदीन का इंतखाब हमारे बुजुर्ग करने वाले हैं, उनमें औरतों को भी होना चाहिए और उन औरतों में मेरा नाम भी होना चाहिए। मैंने वो तहरीर पढ़ने के बाद सर उठाकर दूर खड़ी हुई हदीका की तरफ देखा। वो दीवार से टेक लगाए अपनी चादर में छुपी हुई थी। यूं लग रहा था चादर को घूंघट बनाने के बावजूद वो मेरी जानिब छुपी छुपी नजरों से देख रही है। मैंने वो पर्ची बुजुर्ग की तरफ पढ़ाते हुए कहा, जनाब, यह हदीका मेरी इस मुहिम में शरीक होना चाहती है, फैसला आप पर है। बुजुर्ग ने वो पर्ची मुझसे ली, उसे पढ़ा, फिर हदीका की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी सलाहियतों का मोतरफ हूँ। तुमने कई बार कई मुहिमात में अपनी जहानत और दिलेरी का सबूत दिया है, लेकिन अफसोस, मैं तुम्हें इस मुहिम में जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अभी हम उस हस्ती की आखिरी रसूमात अदा करके आए हैं जिसे तुम अपनी जान से ज्यादा चाहती रही। उसके लिए तुमने अभी तक एक आंसू नहीं बहाया है। ऐसी मातमी खामोशी मुनासिब नहीं। मैंने मदाखलत करते हुए पूछा, जब ये सर से पांव तक छुपी रहती है तो आप कैसे कह सकते हैं ये छुपकर रोती ना रही होगी? बेशक ये छुपी रहती है, इसका चेहरा कोई औरत भी नहीं देख सकती, लेकिन मेरी बेटी ने चुपके से देख लिया था। ये गुमसुम थी, इसकी आंखें खुश्क और वीरान थी, ये रो नहीं रही थी। हम जानते हैं कि इसके अंदर मातम बरपा है और ये मातम जो अंदर ही अंदर आतिश विशांग की तरह पकता रहता है, बेहद खतरनाक होता है। इसे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। ये जोश, जज्बे और जुनून में क्रिस्टोफर मिकी की तरफ जाएगी तो बेकाबू होगी, तुम्हारी रहनुमाई को तस्लीम नहीं करेगी, किसी का साथ नहीं देगी और अंधाधुंध उस पर मौत की तरह टूट पड़ेगी। नतीजा इसके बरक्स भी हो सकता है, इससे नुकसान पहुंच सकता है। मेरा तजुर्बा कहता है आज हदीका को यहां से नहीं जाना चाहिए। मैंने हदीका पर एक नजर डाली, फिर टैक्सी ड्राइवर के साथ दूसरे कमरे में आ गया। 15 मिनट के बाद बुजुर्ग 6 जवानों के साथ मेरे पास आए। उन्होंने मेरे करीब एक कुर्सी पर बैठकर बारी बारी उनका तारुफ करवाया। मैंने उन सबको बैठने का इशारा करते हुए कहा, मेरा मंसूबा यह है कि क्रिस्टोफर मिकी के बंगले के अतराफ जितने भी पहरा देने वाले हैं उन्हें खामोशी के साथ उनकी जगह से हटाया जाएगा। हम जितनी खामोशी से कोई आहट पैदा किए बगैर अपना काम करते रहेंगे, उतनी ही कामयाबी हमारे करीब होगी। एक जवान ने कहा, हम उन्हें इस तरह हलाक करेंगे कि उनके मुंह से उफ तक नहीं निकलेगी। मैंने पूछा, आखिर हलाक करने की क्या जरूरत है? उन्हें बेहोश किया जा सकता है, इस तरह हमारा काम निकल जाएगा। आप जो फरमाएंगे हम वो ही करेंगे। तुम सब अपनी हिफाजत के लिए रिवॉल्वर या चाकू रख सकते हो, लेकिन यह हथियार बहुत मजबूरी की हालत में इस्तेमाल करना। हाँ, अपने पास फंदे जरूर रखो ताकि उनकी गर्दनों में फंदे डालकर उन्हें बेहोश किया जा सके, या उनके सर पर ऐसी जरब लगाई जाए कि वो कम से कम 15-20 मिनट तक होश में ना सके। सबने कहा, हम ऐसा ही करेंगे। मैंने पूछा कि ऐसी बंद गाड़ी दस्तयाब हो सकती है जिसके पिछले हिस्से में
उन तमाम पहरेदारों को डालकर बंद कर दिया जाए और उन्हें किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। हमारे पास ऐसी गाड़ी नहीं है। बाज़-औक़ात किसी मुहिम पर रवाना होते वक्त हमें बहुत सी चीज़ों की कमी महसूस होती है। फिक्र न करो, जब तक मैं साथ हूँ किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। ये बताओ, क्या तुमने ऐसी गाड़ी कहीं देखी है, किसी गैराज में या किसी की कोठी वगैरह में? एक ने कहा, यहाँ से करीब ही दराए आवाली की तरफ जाने वाली सड़क पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ एक बंद गाड़ी है। वो पेट्रोल पंप के मालिक की है, जो यकीनन रात तक खड़ी रहेगी। तुम में से 2 जवान वहां जाएं। क्या तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है? जी, हम उसी पर जाएंगे। वहां मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के बहाने पहुंच जाना। उस पेट्रोल पंप के मालिक को बातों में लगाना। अगर वो ना चाहे तब भी बात करने का बहाना ढूंढ निकालना। 2 जवानों ने एक साथ उठकर कहा, बहुत बेहतर जनाब। मैंने नफी में सर हिलाकर कहा, तुम में से एक जाएगा। उसके साथ वो नौजवान होगा जो यहाँ अब तक अहमक समझा जाता रहा है। उस अहमक ने कमाल दिलेरी और जहानत से हदीका के महबूब को दुश्मनों की कैद से रिहाई दिलाई और उसे यहाँ तक ले आया। सब ने हैरानी से देखा। बुजुर्ग ने कहा, हम उस अहमक को हथियारों के अड्डे पर छापा मारने के लिए भेजेंगे। वो उस टीम में शामिल है। मैंने कहा, बेशक वो उसी टीम में शामिल रहे, मोटरसाइकिल पर उस जवान के साथ जाए, लेकिन वहां से वापस आने के बाद इस टीम से अलहदा हो जाए। आप सब हैरान होंगे कि मैं उससे ज्यादा काम लेना क्यों चाहता हूँ। हैरानी की बात नहीं है, मैंने अपने सितारों की चाल से मालूम किया है। उसके जरिए हमें ज्यादा कामयाबी हासिल होगी। मेरी ये बातें सुनने के बाद एक नौजवान मोटरसाइकिल लेकर बाहर गया। मेरी हदायत के मुताबिक उस अहमक को अपने साथ लिया। फिर वो पेट्रोल पंप की तरफ रवाना हो गए। मेरे कमरे के बाहर कुछ औरतों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो जोर जोर से कुछ कह रही थी। मैंने उनकी बातों का मतलब बुजुर्ग के दिमाग के जरिए समझा। वो कह रही थी, हम गई गुजरी नहीं है। ये कौन सा सख्त मरला है कि हमें उन 6 मुजाहिदों की टीम में शरीक नहीं किया गया। बुजुर्ग ने अंदर से ही चीख कर कहा, क्यों ख्वामखा जिद कर रही हो? मैं तुम में से किसी एक लड़की का इंतखाब करूंगा और उसे टीम में शरीक करूंगा तो हदीका पीछे पड़ जाएगी। वो भी जाने की जिद करेगी। मैंने उसकी खातिर किसी भी लड़की का इंतखाब नहीं किया। जाओ, मुझे परेशान न करो। मैं उनके दरमियान बैठा हुआ था, लेकिन मोटरसाइकिल वाले और उसके साथी अहमक जवान के दिमागों में भी मौजूद था। उन्होंने वहां पहुंचकर मेरी हदायत पर अमल किया। पेट्रोल पंप का मालिक मौजूद था। वो बंद गाड़ी भी वहां खड़ी हुई थी। 2 मुलाजिम अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। मैंने अहमक नौजवान के जरिए उन्हें ट्रैप किया। टेलीपैथी के जरिए उस पेट्रोल पंप के मालिक से गाड़ी की चाबी लेना और अपने जवानों के हवाले करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक वह अहमक नौजवान मोटरसाइकिल लेकर और दूसरा जवान बंद गाड़ी लेकर हमारे हेडक्वार्टर की तरफ रवाना नहीं हुआ, उस वक्त तक मैं पेट्रोल पंप के मालिक के दिमाग में मौजूद रहा। वो अपने अलहदा कमरे में बैठा पी रहा था। मेरी तरगीब से वो बेतहाशा पी रहा था ताकि मदहोश हो जाए। जब मुझे यकीन हो गया कि वो अपनी जगह से उठने के काबिल नहीं रहा, तो मैंने उसके जरिए पेट्रोल पंप के एक मुलाजिम को आवाज दी। वो आया तो मैंने उसके जरिए कहा, वो जो मोटरसाइकिल पर आए थे उनमें से एक मेरा शनासा है। मैंने उसे चाबी दी है ताकि वो शहर जाए। जब तक वो न आए तब तक मुझे नींद से बेदार न करना, मैं सो रहा हूँ। मैंने उसे और 2-4 घूंट पीने पर मजबूर किया। मुलाजिम परेशान होकर उसकी हालत देख रहा था, लेकिन नौकर था, कुछ कह नहीं सकता था, खामोश रहा। जब वो मदहोश होकर मेज पर औंधा हो गया तो मैं उसके दिमाग से निकल आया। उस वक्त तक वो बंद गाड़ी हेडक्वार्टर में आ गई थी। मैंने पूछा, क्या ऐसी कोई जगह है जहां क्रिस्टोफर मिकी को लाकर रखा जाए? एक ने पूछा कि आप उसे हलाक करना नहीं चाहते? सितारे उसका फैसला कर रहे हैं। मुझे उसकी जगह बांध कर बिठा दिया जाएगा। मेरी प्लानिंग किसी की समझ में नहीं आई। सब मुझे सवालिया नजरों से देखने लगे। मैंने कहा, जिस जगह तुम लोग मुझे बांध कर छोड़ाओगे वहां एक टेलीफोन भी हो। अगर ना हो तब कुछ लोग आसपास रहते हों, ताकि मैं खिड़की खोलकर या दरवाजा पीटकर चीखना चिल्लाना शुरू करूं तो लोग मेरी मदद को आ जाएं। यही समझा जाए कि क्रिस्टोफर मिकी जिंदा है। उसे दुश्मन यहां बांध कर गए हैं। शायद फिर आकर उसे कत्ल करना चाहते थे, लेकिन जिंदगी थी इसलिए बच गया। चूंकि बच गया इसलिए मैं क्रिस्टोफर मिकी का रोल अदा करता रहूंगा और असली क्रिस्टोफर तुम लोगों के हाथों जहन्नुम रसीद हो जाएगा। उन्होंने एक ऐसे गिराज का इंतखाब किया जहां मुझे बांध कर रखा जा सकता था। मैंने 5 जवानों से कहा, तुम क्रिस्टोफर के बंगले की तरफ जाओ। उस बंगले से इतनी दूर रहना कि वहां से उसकी अंदरूनी रोशनियां नजर आती रही। जब क्रिस्टोफर मिकी के बंगले की बत्ती एक बार बुझे और जल जाए तो समझ लेना कि उस बंगले के पिछले हिस्से में जो मुसल्ला पहरेदार है उसे तुम 2 जवान आसानी से दबोच सकते हो और उसे उठाकर बंद गाड़ी में पहुंचा सकते हो। इसी तरह
जब दूसरी बार बंगले के बरामदे की बत्ती जलेगी फिर बुझेगी तो समझ लेना कि बंगले के सामने वाले हिस्से में जो मुसल्ला चौकीदार है उनमें से किसी एक या दो को तुम वहां से उठाकर बेहोश करके उस गाड़ी में पहुंचा सकती हो। एक जवान ने सवाल किया, हमें बार बार लाइट के जरिए वहां से सिग्नल कौन देगा? मैंने कहा, यह मेरा मसला है, मैंने ऐसे इंतजामात कर रखे हैं, जैसा समझा रहा हूं वैसे ही करो। जब किसी पहरेदार को बेहोश करने के बाद बंद गाड़ी में पहुंच जाओगे तो फौरन ही कोई कदम न उठाना, हमेशा सिग्नल के मुताबिक अमल करते रहना। सिग्नल के बाद जब भी किसी पर हमला करोगे, किसी को उठाकर ले जाओगे तो तुम्हारे रास्ते में कोई हायल नहीं होगा और तुम महफूज रहोगे। अच्छी तरह समझाने के बाद मैंने वहां से उन्हें रवाना कर दिया। एक जवान रह गया था। मैंने कहा, तुम टैक्सी ड्राइवर के साथ उस गैराज की तरफ जाओ और वहां का जायजा लो। गैराज का मालिक हो या कोई चौकीदार हो तो उससे बातें करना, मालूमात हासिल करना, क्या वो गैराज को किराए पर देते हैं। वो जवान भी टैक्सी ड्राइवर के साथ चला गया। कमरे में सिर्फ बुजुर्ग जलीलुल कदर रह गए। वो मुझे गहरी टटोलती हुई नजरों से देख रहे थे। मैंने फौरन उनके दिमाग में छलांग लगाई। वो सोच रहे थे, इस अजनबी मेहमान के पास सिर्फ इल्म नजूम और क्याफा शनासी ही नहीं, कुछ और पुरस्रार अलूम भी हैं। अभी दो नौजवान मोटरसाइकिल पर गए थे और पेट्रोल पंप से एक बंद गाड़ी लेकर वापस आए। एक नौजवान का बयान है कि पेट्रोल पंप का मालिक अपने एक कमरे में बैठा शराब पी रहा था। मेज के ऊपर ही गाड़ी की चाबी रखी हुई थी। जवान ने उसे बातें करने के दौरान में वो चाबी अपनी जेब में रख ली। मालिक ने एक जरा ध्यान नहीं दिया। जब वो गाड़ी लेकर रवाना हुए तो यकीनन इंजन स्टार्ट होने और गाड़ी चलने की आवाज सुनाई दी होगी, लेकिन गाड़ी के मालिक ने एतराज नहीं किया। वो बासानी अपने मकसद में कामयाब हो गए। कैसे जाहिर नहीं होता कि हमारा अजनबी मेहमान कोई वजीफा पढ़ता है या हजरात का इल्म जानता है। मैंने पूछा, मोहतरम, आप मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रही हैं? वो एकदम से चौंक कर बोले, कुछ नहीं, बस तुम्हारे मुतल्लिक सोच रहा था। तुम कितने बाकमाल हो, यहाँ आते ही कितने हैरत अंगेज कारनामे दिखा रहे हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब अल्लाह ताला की देन है। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि मैं यहाँ हूँ और आप लोगों के काम आता रहूं। बेशक कुदरत को क्या मंजूर होता है ये हम नहीं जानते। जब हमारा काम बनता चला जाता है तब एतराफ करते हैं और सजदा शुक्र बजा लाती हैं। मोहतरम, अब मैं कुछ देर मुराकबे में रहूंगा। जब टैक्सी ड्राइवर उस जवान के साथ वापस आएगा तो मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। वो बुजुर्ग बाहर जाने लगे। उन्होंने दरवाजे के पास रुककर कहा, बेटे, अगर तुम कोई ऐसा इल्म जानते हो जिससे छुपाना जरूरी ना हो तो कम से कम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ। ये कहकर वो चले गए। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। बेशक वो बुजुर्ग थे, मोहतरम थे, बाप के बराबर थे, लेकिन मैं तो अपने उन जानिसार साथियों को भी अपने बहुत से राज नहीं बताता जो हर वक्त मेरे लिए जान की बाजी लगाती हैं। सोनिया, आरा बीबी और रसवंती के अलावा कोई मेरी टेलीपैथी के मुतल्लिक नहीं जानता। हालांकि मरजाना भी मेरी जानिसार साथी थी। इसके अलावा सवाता भी किसी से कम नहीं थी। मैं उसके ख्यालात अच्छी तरह पढ़ चुका था। वो मेरी खातिर पारस के लिए भटकती रही थी और नेपाल पहुंच गई थी। वहां भी मेरी खातिर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रही थी। ऐसे वफादार साथियों से भला कौन अपना राज छुपाता है। लेकिन हालात ने और पिछले वाकयात ने समझा दिया था कि दुश्मन ब्रेन वॉशिंग के जरिए हजार वफादारियों के बावजूद मेरे साथियों से असलियत उगलवा लेते। मैं बुजुर्ग जलीलुल कदर का हर तरह से एहतराम कर सकता था, लेकिन उन्हें राजदार नहीं बना सकता था। मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया। फिर जवानों के दिमागों में झांक कर देखा। वो बंगले के करीब पहुंच गए थे और सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। मैं सिग्नल देने के लिए क्रिस्टोफर मीकी के पास पहुंचा। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। क्रिस्टोफर मीकी अपनी ख्वाबगाह में जाग रहा था। वो पीने का आदी था, लेकिन उस रात पीने से बाज रहा था। उसका दिमाग कहता था शायद कोई शराब की बोतल में जहर मिला दे, या वो परेशानी की हालत में फिक्र से निजात हासिल करने के लिए इतनी पी ले, इतनी ज्यादा पी ले कि मदहोश हो जाए और आने वाले दुश्मन का मुकाबला न कर सके। वो हर तरह से मुकम्मल होश में रहना चाहता था, आंखें खुली रखना चाहता था और सुबह तक अपने पहरेदारों को भी जगाए रखना चाहता था। मैंने उसके दिमाग में ये सोच पैदा की, अपने पहरेदारों से राब्ता कायम करके मालूम करना चाहिए वह मुस्ताद हैं या नहीं। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया। उस बंगले के अतराफ खूबसूरत बागीचा था। बागीचे के गिर्द 4 दीवारी थी। 4 दीवारी के चारों गोशों में टेलीफोन लगाए गए थे ताकि वो हर गोशे के मुसल्ला गार्ड से किसी वक्त भी राब्ता कायम कर सके। वो बारी बारी चारों गोशों के मुसल्ला गार्ड से टेलीफोन के जरिए राब्ता कायम करता रहा और उनसे पूछता रहा क्या मुझसे कोई मिलने आया था। वो मुतमईन होता रहा।
इधर मैं तमाम मुसल्ला गार्ड्स के लबो लहजे को गिरफ्त में लेता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं अपने तौर पर उन चारों को हैंडल कर सकता हूँ, तो फिर क्रिस्टोफर के पास पहुंच गया। वो रिसीवर क्रैडल पर रख चुका था, बैठा सोच रहा था। मैंने उसे आंखें बंद करने के लिए कहा। उसने आंखें बंद की, फिर खोली। यूं आंखें बंद करने और खोलने के दौरान जो चंद लम्हे गुजरे, मैं उन लम्हों में पूरी तरह उसके दिमाग पर काबिज रहा। जब उसे छोड़ा तो उसने चौंक कर अपने आसपास देखा, फिर सोचने लगा मुझे क्या हो गया था। मैंने उसकी सोच में कहा कुछ नहीं हुआ था, शायद बिजली ने आंख झपकाई थी। ऐसा कभी कभी हो जाता है, बिजली जाती है और दूसरे लम्हे वापस आ जाती है। उसकी अपनी सोच ने खुद अपने आप से सवाल किया, क्या पावर स्टेशन की तरफ से ऐसा हुआ? क्या वहां कोई खराबी पैदा हो गई है, या मेरे घर की बिजली गायब करने के लिए कोई शरारत कर रहा है? वो अपनी जगह से उठ गया, फिर अपने कमरे के स्विच बोर्ड के पास गया। सिर्फ एक बल्ब ख्वाबगाह में रोशन था। उसने उसके स्विच को ऑफ किया, बल्ब बुझ गया, फिर उसे ऑन किया, बल्ब रोशन हो गया। तब मैंने उसकी सोच में कहा नहीं, सब ठीक है, बिजली के तारों में कोई खराबी नहीं। आइंदा बिजली आंख झपकाएगी तो मैं फोन के जरिए पावर स्टेशन वालों से शिकायत करूंगा। मैं उसे सोचता हुआ छोड़कर उन दो जवानों के दिमाग में बारी बारी पहुंचा, जो मेरी हदायत के मुताबिक बंगले के पिछले हिस्से में मुसल्ला गार्ड्स की तरफ जा रहे थे। वहां 3 गार्ड्स पूरी तरह मुस्ताद थे। मैंने एक की जुबान में कहा, हम तीनों को एक ही जगह नहीं रहना चाहिए, तुम दोनों कोठी का एक चक्कर लगा कर आ जाओ। वो दोनों वहां से जाने लगे। हमारे 2 जवान उन्हें देख रहे थे। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुए, उन्होंने उस तन्हा मुसल्ला गार्ड को दबोच लिया। मैं बंगले के सामने वाले हिस्से में दूसरे मुसल्ला गार्ड के पास पहुंच गया। वो सिगरेट सुलगा रहा था। मैंने उसकी सोच में कहा, अभी मैं ऊपर देख रहा था, ख्वाबगाह में एक बार बत्ती बुझी थी, फिर जल गई थी, ऐसा क्यों हुआ? उसकी अपनी सोच ने कहा, शायद मिस्टर मीकी सोना चाहते हो, बत्ती बुझाई हो, फिर इरादा बदल दिया हो और जाग रही हो। मैंने उसकी सोच में कहा, यह भी तो हो सकता है कि मिस्टर मीकी की ख्वाबगाह में जो बत्तियां हैं, उनके तारों में कोई खराबी पैदा की गई हो। एक लम्हे के लिए बत्ती बुझने और जलने का मतलब यही हो सकता है कि वहां के तारों को कोई आजमा रहा है। यह सोचते ही वो मुसल्ला गार्ड अपनी जगह से उठकर चलता हुआ बंगले के बरामदे में पहुंचा। बरामदे में 2 बल्ब रोशन थे। उसने एक स्विच को ऑफ किया, एक बल्ब बुझ गया, फिर ऑन किया, जल गया। इसी तरह उसने दूसरे बल्ब को भी बुझाने के बाद जलाकर देखा, फिर झुंझलाकर बोला, ये मुझे क्या हो गया था? बिजली का कनेक्शन यहां से मिस्टर मीकी की ख्वाबगाह तक एक ही है। अगर वहां कोई खराबी होती और एक लम्हे के लिए बत्ती बुझने के बाद जलती, तो यहां भी इसी तरह एक लम्हे के लिए बल्ब बुझते और जलते। वह बुड़बुड़ाते हुए अपनी जगह ड्यूटी पर वापस आने लगा। उसकी बुड़बुड़ाहट यही थी कि आज पीने का मौका नहीं मिल रहा है। इन सबको इसी शर्त पर ड्यूटी दी गई थी कि आज रात वो नहीं पिएंगे। मिस्टर मीकी की तरफ से सख्त ममानियत थी। पाबंदी आयद करने से क्या होता है? टेलीपैथी एक ऐसा नशा है जो दिमाग पर चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं। वो मुसल्ला गार्ड जैसे ही ड्यूटी के लिए अपनी जगह आया, उसके गले में अचानक फंदा पड़ गया। मेरे जवान पूरी तरह चाको चौबंद थे। मेरी हदायत के मुताबिक ठीक वक्त पर हरकत करते। चूंकि हरकत में बरकत है, इसलिए वो कामयाब होते जा रहे थे। वो बंद गाड़ी क्रिस्टोफर मीकी के बंगले से तकरीबन 50 गज के फासले पर खड़ी हुई थी। पिछला रास्ता गली नुमा था और कदरे वीरान था। आमदोरफ्त नहीं थी। दुश्मनों या पुलिस वालों को धोखा देने के लिए 2 जवानों ने गाड़ी के बोनट को उठा लिया था। अगर कोई उधर से गुजरता तो वो गाड़ी की मुरम्मत में लग जाते और ये तासुर देते कि गाड़ी में खराबी पैदा हो गई है, इसलिए वहां खड़ी की गई है। तीसरा जवान गाड़ी के पिछले हिस्से में रिवॉल्वर लिए बैठा था। इस हिस्से में मुसल्ला गार्ड्स को बेहोश करने के बाद पहुंचाया जा रहा था। तीसरे जवान का काम यह था कि वो इन्हें देखता रहे। अगर इनमें से कोई अंदाजे से मुकर्रर किए हुए वक्त से पहले होश में आने लगे तो उसके सर पर रिवॉल्वर के दस्ते से जरब लगाकर उसे फिर बेहोश कर दे। आध घंटे के अंदर 7 मुसल्ला गार्ड बेहोश होकर गाड़ी के पिछले हिस्से में पहुंच गए। गाड़ी में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि उन्हें बाकायदा सुलाया जा सके, इसलिए उन्हें एक दूसरे पर डाल दिया गया। दरवाजे को पीछे से बंद कर दिया गया। सिर्फ क्रिस्टोफर के आने का इंतजार था। उसे किसी तरह जिंदा या मुर्दा वहां से उठाकर लाना था। इसके लिए भी 2 ही मुजाहिद उस बंगले के अंदर जाने लगे। इससे पहले मैं क्रिस्टोफर के पास पहुंच गया। उसने तमाम दरवाजों में खतरे का अलार्म लगाया हुआ था। उसका कनेक्शन उस बैटरी से था जो उसकी ख्वाबगाह में रखी हुई थी। वो बैठा सिगरेट पी रहा था। सिगरेट उसके दाएं हाथ की 2 उंगलियों में दबा हुआ था। उसने कश लेकर धुआं बाहर निकालना चाहा। उसी वक्त मैं दिमाग पर काबिज हो गया। वो वहां से उठकर पलंग के पास गया।
उसके नीचे रखी हुई बैटरी से मुंसलिक मुख्तलिफ तारों को उससे अलग कर दिया। इसके बाद फिर अपनी जगह वापस आया और उसी हालत में बैठ गया। मैंने खास ख्याल रखा कि सिगरेट ठीक उसी तरह दाएं हाथ की 2 उंगलियों के दरमियान दबा रहे, धुआं मुंह में रहे और वह धुआं छोड़ने वाला हो। ठीक उसी वक्त मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वह जरा सा चौंका जरूर, लेकिन मौजूदा पोजीशन बता रही थी कि कोई खास बात नहीं। पता नहीं ज़ेन को कैसा हल्का सा झटका लगा था, जैसे बैठे बैठे नींद का हल्का सा झोंका आया हो। गुनूदगी के बायस झटका लगा हो, ये कोई खास बात नहीं थी। सिगरेट उसी तरह उसकी दोनों उंगलियों में था। अब वह धुआं मुंह से छोड़ने ही वाला था और वह धुआं छोड़ने लगा। उसकी सोच बता रही थी कि उसने एक नन्हा सा पिस्तौल अपनी जेब में रखा हुआ है। कोई दुश्मन उसकी ख्वाबगाह में घुस आएगा तो वो उस पर बेदरेग फायर करेगा। सिगरेट का कश लेकर एक बार फिर धुआं छोड़ने के बाद उसने सिगरेट को एस्ट्रे के सिरे पर रख दिया। ये मैंने उससे रखवाया। अब वो मेरी मुट्ठी में था। मैंने उसके पिस्तौल को खाली कराया, उसकी गोलियां उसी की जेब में रखवा दी, दूसरी जेब में फिर उसी पिस्तौल को रखवाया। आखिर वो उसी हालत में बैठ गया जिस हालत में मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया था। उसके जहन को फिर हल्का सा झटका लगा। यूं महसूस हुआ जैसे वो चंद साथ के लिए अपने आप से गाफिल हो गया था। उसने सिगरेट की तरफ देखा। वो एस्ट्रे के सिरे पर रखा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसने अभी सिगरेट को वहां रखा था, शायद इसलिए कि सिगरेट पीने को दिल नहीं चाहता था। अजीब सी बेकुली थी। शायद अंदर घबराहट हो, लेकिन वो बुज़दिल नहीं था। मैं उसे सोचता छोड़कर उस जवान के दिमाग में आया जो अपने साथी के साथ बंगले में दाखिल हो रहा था। अब रास्ता साफ था, कोई रोकने वाला नहीं था। दरवाजे पर खतरे का जो अलार्म लगाया गया था वो बेकार हो चुका था। वो दोनों बंगले के मेन गेट में दाखिल हुए। फिर उन्होंने आहिस्तगी से सरगोशी में कहा कि उन्हें 2 मुख्तलिफ सिमतों से ख्वाबगाह में पहुंचना चाहिए, इसलिए वो अलग हो गए, मुख्तलिफ सिमतों में जाने लगे। मैं एक के दिमाग में था, लेकिन दूसरे को भी देखता जा रहा था ताकि उनसे कोई हमाकत सरजद ना हो। उनमें से एक जवान मुख्तलिफ कॉरिडोर से गुजरता हुआ एक कमरे में दाखिल हुआ। वो कमरा बेडरूम नजर आ रहा था। अंदर कोई नहीं था। दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। उसने आगे बढ़कर दरवाजे के अंदर सर डालकर देखना चाहा, कोई छुपा हुआ तो नहीं। उसी वक्त किसी ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सिर्फ खींचने की बात होती तो वह जवान किसी से कम नहीं था। जवाबी हमला कर सकता था, लेकिन उस पर हमला भी हुआ। उसके मुंह पर कराटे का हाथ पड़ा। फिर ताबड़तोड़ हमले हुए। वह संभल नहीं पा रहा था। मैं अपनी जगह हैरान था, ये कौन सी बला गई है। मैंने तो सारे रास्ते साफ कर दिए थे। वो बला मुकामी लिबास में थी, एक चादर में यूं लिपटी हुई थी कि चेहरा साफ तौर से नजर नहीं आ रहा था। जब उस जवान ने जवाबी हमला किया तो वो अचानक बैठ गई। हमला करने वाला उसके सर के ऊपर से गुजरता हुआ दूसरी तरफ गिरा। फिर इससे पहले कि वो वहां से उठता, उसके सर पर जैसे छत गिर पड़ी। वो फर्श से उठ ना सका। अब मैं टेलीपैथी के जरिए भी उसे नहीं संभाल सकता था। वो बेहोश हो चुका था। वैसे भी होश में रहता तो मैं उस हमला करने वाली बला का क्या बिगाड़ देता, जबकि उसकी आवाज नहीं सुन सकता था और ना उसे ट्रैप कर सकता था। उस बेहोश नौजवान को वहां से निकालकर अपने साथियों तक पहुंचाने के लिए मैंने दूसरे जवान के दिमाग में झांक कर देखा जो उसके साथ बंगले में दाखिल हुआ था। वो एक कमरे में बंद हो चुका था। दरवाजे को हिला रहा था, उसके हैंडल को घुमा रहा था, लेकिन दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। मेरी परेशानी बढ़ गई। उस दूसरे नौजवान को किसने कमरे में बंद किया? क्या क्रिस्टोफर मीकी ने ऐसे इंतजामात किए हैं जिन्हें मैं टेलीपैथी के बावजूद समझ ना सका? मैं फौरन मीकी के पास पहुंचा। उसी वक्त वो उछलकर खड़ा हो गया था, क्योंकि ख्वाबगाह के खुले हुए दरवाजे में एक औरत नजर आ रही थी। अगरचे चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चादर से बाहर निकले हुए उसके हाथ बता रहे थे कि वो औरत है। मिकी ने घुराकर पूछा, कौन हो तुम? यहाँ कैसे दाखिल हुई हो? आने वाली ने अपने सर से चादर हटाकर एक तरफ फेंक दी। उसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। वो आगे बढ़ते हुए पुरसुकून लहजे में बोली, क्रिस्टोफर मीकी, मुझे लैला सानी कहती हैं। उसका नाम सुनते ही मिक्की ने फौरन जेब से पिस्तौल निकाल लिया। इधर पिस्तौल हाथ में आया, उधर हाथ पर ठोकर पड़ी। फायर करने की हसरत दिल में रह गई। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर फिजा में उछलता हुआ ऊपर गया। उसके नीचे आने तक वो कैच न कर सका, क्योंकि पेट में लात पड़ी थी। फिर मुंह पर घूंसा पड़ा। वो समझ गया पिस्तौल तक नहीं पहुंच सकेगा, इसलिए उसने जवाबी हमले किए। वो अच्छा फाइटर था। दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। कभी ये उस पर हमले करता, कभी वो जवाबी हमले करती और कहती जाती थी, मीकी, चुपचाप मेरी बात मानकर जो कहती हूँ उस पर अमल करो।
मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद तुम नीम पागल हो जाओगे, तुम्हारा इलाज होता रहेगा। इस दौरान मैं यहाँ के मुजाहिदीन से राब्ता कायम करूंगी, फिर तुम्हें अगवा करके उनके अड्डे पर पहुंच जाऊंगी और तुमसे ये उगलवाऊंगी कि किस तरह हथियार सप्लाई करते हो और वो हथियार किस तरह उन छापा मारों को मुफ्त हासिल हो सकती हैं। मिकी उससे लड़ रहा था और समझ रहा था कि मुकाबला करने वाली बड़ी ही तरबियत याफ्ता है, वो उसके चुंगल से नहीं निकल पाएगा। इतनी देर में वो कई बार अपने पिस्तौल तक पहुंचने की कोशिश कर चुका था और नाकाम रहा। वह पिस्तौल एक जगह फर्श पर पड़ा हुआ था। उसने अचानक एक फ्लाइंग किक लैला के मुंह पर मारी और वह लड़खड़ाते हुए पीछे जाकर ठीक पिस्तौल के पास गिरी। मिकी झुंझला गया। उसका ख्याल था लैला कहीं और जाकर गिरेगी तो वह पिस्तौल उठा लेगा। जब ऐसा ना हो सका तो वो ख्वाबगाह से निकलकर बंगले के बाहर भागने लगा। वह मालूम करना चाहता था कि इतने मुसल्लह गार्ड्स के बावजूद लैला सानिया अंदर कैसे आ गई। जैसे ही वो एक बैरूनी कमरे में पहुंचा, ठिठक कर रह गया। वहां एक और औरत चादर में लिपटी हुई खड़ी थी। उसका चेहरा नजर आ रहा था। औरत इसलिए समझ में आई कि चादर के बाहर हाथ नजर आ रहे थे। इधर भी चादर में छुपी एक औरत और उधर भी एक औरत। मिकी थूक निकलने लगा। वह बुजदिल नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में सितारे चीख चीख कर कह रहे थे, मौत होगी तो किसी औरत के हाथ से। वह एक औरत से किसी तरह छुटकारा पाके वहां से भागता हुआ इधर आया था तो सामने दूसरी औरत मौत बनकर खड़ी हुई थी। लैला सानी भी ख्वाबगाह से निकलकर दौड़ती चली आ रही थी। मैंने उसे भटका दिया, उस कमरे की तरफ पहुंचने नहीं दिया जहां क्रिस्टोफर मिकी एक दूसरी ब्लॉक के सामने ठिठक गया था। मैं चाहता था लैला क्रिस्टोफर की नजरों में ना आए, ना कोई इंतकामी कार्रवाई करे। यूं भी वो सोच रही थी शायद क्रिस्टोफर मिकी यहां से भागकर चला गया है, अब वो गिरफ्त में नहीं आएगा। मैंने भी उसकी सोच में उसको यकीन दिलाया, दानिशमंदी यह है कि यहां से निकल चलूं ताकि कल क्रिस्टोफर मिकी के वादे के मुताबिक उससे मुलाकात कर सकूं। दोस्ती की आड़ में ही उससे हथियार हासिल करने के सिलसिले में बहुत कुछ मालूम कर सकती हूँ, लिहाजा मुझे यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। मैं उसे सोचता हुआ छोड़कर क्रिस्टोफर मिकी के दिमाग में पहुंच गया। उधर वो हकलाते हुए पूछ रहा था, तुम कौन हो? कहते हैं मौत की कोई आवाज नहीं होती, उसकी आहट तक सुनाई नहीं देती, और मौत की जुबान तो किसी ने नहीं सुनी है। शायद वो दुनिया की हर जुबान बोलती है, इसीलिए हर जुबान के लोगों को हमेशा के लिए ठंडा कर देती है। इस वक्त जो मौत उसके सामने खड़ी हुई थी, वो ना तो चादर हटाकर अपना चेहरा दिखा सकती थी, ना मुंह से कुछ बोल सकती थी। महबूब की मौत ने उसे हमेशा के लिए गूंगी बना दिया था। क्रिस्टोफर मिकी को उसकी तरफ से कोई जवाब ना मिला तो वो पलटकर भागने लगा। गूंगी के जिस्म में जैसे बिजली पैदा हो गई थी। यकलख तो उसका हाथ चादर के अंदर गया। दूसरे लम्हे बाहर आया तो एक खंजर का फल चमक रहा था। वो खंजर फिजा में सनसनाता हुआ गया और क्रिस्टोफर की पिंडली में पैवस्त हो गया। वो भागते भागते लड़खड़ाकर औंधे मुंह गिर पड़ा। गिरने से चोट भी लगी, अगरचे ज्यादा न लगी लेकिन दहशत तारी थी। सितारे साबित कर रहे थे कि मौत आ गई, इसलिए वो बौखला गया। मुकाबला करने के बजाय भाग रहा था। दहशत इसी तरह दिल में जगह बनाती है। उसने देख लिया था कि इतने सख्त पहरे के बावजूद बाहर से मौत अंदर आ गई। खतरे का अलार्म हर दरवाजे पर लगाने के बावजूद कोई घंटी नहीं बजी। ये बात समझने की है और दूसरों को समझाने की है, लेकिन मौत इतनी मोहलत नहीं दे रही थी कि जो वो समझ रहा था दूसरों को समझा सके। हाँ, जब अकल ठिकाने आती है और इबरतनाक हालात से साबका पड़ता है तो आदमी जान लेता है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है और उस दिन मौत हर हाल में आती है। सितारों की चाल पहले से आगाह कर दे, इंसान कदम कदम पर पहरा बिठा दे, खतरे के अलार्म लगा दे, अपनी हिफाजत के लिए बड़े से बड़ा हथियार इस्तेमाल करे, लेकिन मौत नहीं टलती। वो आती है और मुसल्लत हो जाती है। क्रिस्टोफर ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर पिंडली में पैवस्त खंजर को निकाल लिया और उठकर खड़ा हो गया। अंगड़ाता हुआ चलने लगा। वो राह फरार तलाश कर रहा था। हाथ में खंजर था और खंजर से अपने ही जिस्म का लहू टपक रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि जो मौत सामने उसे किस तरह बचकर निकले। मैंने उसके दिमाग को टटोला। वो सोचने लगा था, मैं बुजदिल क्यों बन गया हूँ? क्या इस तरह खौफजदा होने से बच जाऊंगा? हरगिज नहीं, मुझे जीदारी से मुकाबला करना होगा। आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी के लिए जिद्दोजहद करना होगी। खंजर तो मेरे हाथ आ गया, फिर मैं क्यों बुजदिल बन गया हूँ? मैं उस पर हमला कर सकता हूँ। उसने खंजर के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। उस मौत की तरफ देखा। उसका एक हाथ फिर चादर के अंदर गया था। जब वो बाहर आया तो उसमें दूसरा खंजर चमक रहा था। वो जरा दिक्कत से पैंतरा बदलकर गुर्राते हुए बोला, तुम मुझे बुजदिल समझती हो?
मेरे पास हथियार नहीं था, अब आ गया है। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकोगी। वो एकदम से तन गया, जैसे अब तब मैं उस पर झपटने ही वाला हो। दूसरी तरफ वो बुला खामोश थी, खंजर से यूं खेल रही थी कि पहले उसने दस्ते को थाम रखा था, फिर खंजर को फिजा में उछाला। जब वो नीचे आया तो चमकदार फल उसके हाथ में था। मांगन खंजर उसके हाथ से यूं निकला जैसे तीर कमान से निकलता है, और सनसनाता हुआ क्रिस्टोफर के सीने में ठीक दिल की जगह पेवस्त हो गया। सितारे अपनी चाल चल गई, लेकिन मेरे लिए परेशानी पैदा हो गई। उस जगह यकीनन खून के धब्बे मिलेंगे, अफरा तफरी के आसार मिलेंगे, जैसे क्रिस्टोफर मिकी ने अपने दुश्मनों से मुकाबला किया हो। फिर ऐसी सूरत में मैं क्रिस्टोफर मिकी बनकर वहां जाऊंगा तो शुकूक व शुबहात जन्म लेंगे कि इतनी ऊधमबाजी के बाद दुश्मन मुझे कत्ल करने में नाकाम कैसे रहे, जबकि उन्होंने कोठी के बाहर तमाम मुसल्लम मुहाफिजों को ठिकाने लगा दिया था। खतरे के अलार्म से भी गुजर कर आ गए थे। मुझे उस जिद्दी और कसम निभाने वाली लड़की पर गुस्सा भी आया, और ये अकल भी आई कि हम तकदीर के लिखे को नहीं मिटा सकते। जो होनी है वो होकर रहती है। ये पेशन गोई तो बहुत पहले खुद क्रिस्टोफर मिकी ने की थी, अब वो पूरी हुई है तो मैं भला हदीका पर गुस्सा उतार कर क्या कर सकता था। मैंने जरा देर के लिए ख्याल ख्वानी तर्क कर दी, अपने कमरे से बाहर आया। टैक्सी ड्राइवर उस नौजवान के साथ आ गया था। वो मुझे उस गैराज के मुतालिक रिपोर्ट सुनाना चाहते थे जहां मुझे बांध कर रखा जाने वाला था, लेकिन अब तो मंसूबे में तब्दीली पैदा करनी लाजमी हो गई थी। मैंने ड्राइवर से कहा, मुझे क्रिस्टोफर मिकी के बंगले में ले चलो, मेरा वहां फौरन पहुंचना जरूरी है। मैं गाड़ी में बैठ गया। हम आंधी तूफान की तरह रवाना हुए। ड्राइवर को गाड़ी चलाने में खासी महारत हासिल थी। इसके अलावा रात का 1 बज रहा था, सड़कें तकरीबन वीरान थीं, इसलिए हम जल्द ही वहां पहुंच गए। उस वक्त तक हदीका ने उस कमरे के दरवाजे को खोल दिया था जहां उसने एक मुजाहिद नौजवान को बंद किया था। दूसरी तरफ वो जवान भी होश में आ गया था जो लैला सानी के हाथों बेहोश हुआ। उन दोनों और हदीका ने मिलकर कमरे के फर्श को साफ किया, हर जगह से खून के धब्बे मिटाए। उन्होंने क्रिस्टोफर मिकी की लाश को अच्छी तरह कपड़ों में लपेट दिया, फिर उसे उठाकर उसी बंद गाड़ी में डाल आए। जब मैं वहां पहुंचा तो अच्छी तरह बंगले के अंदर सफाई कर दी गई थी। मैंने कहा, हदीका तुमने जो किया अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी जिद पूरी की, अपने महबूब से की जाने वाली ज्यादतियों का इंतकाम लिया, या फिर मेरे एहसानात का बदला चुकाने के लिए मेरे काम आना चाहती थी। इसने मेरे दुश्मन को अपने हाथों से रास्ते से हटा दिया। बहरहाल जो कुछ भी किया मुझे पसंद नहीं आया। अगर तुम मेरी खुशी के लिए कुछ करना चाहती हो तो आइंदा मेरी मर्जी के बगैर या मुझसे मशवरा लिए बगैर कोई कदम न उठाना। वो मेरी बातों का जवाब दे सकती थी, लेकिन कैसे देती। उसने जवाबन सर को झुका लिया, दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए जैसे फर्मा बरदारी का वादा कर रही हो। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर हौले से थपकते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, अच्छी बातें समझा रहा हूं, अब यहां से जाओ। फिर मैंने दोनों जवानों से कहा, मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करता हूं, तुम सब पूरी हाजिर दिमागी से और उस जगह को देखो जहां तुमने हाथ लगाया हो या तुम्हारे कदम वहां से गुजरे हो। तमाम निशानात को मिटाते हुए बंगले से बाहर चले जाओ, बाकी मामलात से मैं निपट लूंगा। उन्होंने मेरी हदायत पर अमल किया। जब वो तमाम निशानात मिटाते हुए बाहर चले गए तो मैं दूसरे बेडरूम में पहुंचा। वहां के एक बगली कमरे में एक बैटरी रखी हुई थी जो इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। उसे उठाकर क्रिस्टोफर मिकी की ख्वाबगाह में लाया, चालू बैटरी की जगह उसे रखा, उसमें तमाम तार मुंसलिक किए, फिर पुरानी बैटरी को बंगले के बाहर लेकर आया। एक जवान मेरे अगले हुक्म का मुंतजिर था। मैंने कहा, इसे अपने साथ ले जाओ, अब बंगले के आसपास तुम में से किसी को नहीं रहना चाहिए। वो जाने लगा था, मैंने उसे आवाज दी, सुनो, अगर वो मुहाफिज होश में नहीं आए तो उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर सड़क के किनारे डाल दो और गाड़ी यहां से ले जाओ, उन्हें होश आएगा तो वो खुद ही इधर चले आएंगे। हदीका की मदाखलत ने मेरे मंसूबों में गड़बड़ पैदा कर दी थी, इसलिए थोड़ी बहुत तब्दीलियां लाजमी थी। मैं फिर बंगले के अंदर आया, पहले क्रिस्टोफर मिकी के बेडरूम में पहुंचा, कालीन पर से पिस्तौल उठाकर उसे लोड किया, फिर वापस उसी बेडरूम में आया जहां टेलीफोन रखा हुआ था। मैंने उसके दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर दिया, जरा दूर खड़े होकर दरवाजे की तरफ 2 फायर किए। इसके बाद रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। राब्ता कायम होते ही मैंने एकदम घबराए हुए अंदाज में कहा, इंस्पेक्टर, गजब हो गया, बाहर मेरे मुसल्लम मुहाफिज पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, दुश्मन मेरे बंगले में घुस आए हैं। मैंने फायरिंग की तो उनके भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन मैं महफूज नहीं हूं, प्लीज जल्दी आइए। क्रिस्टोफर मिकी के नाम से पुलिस वाले अच्छी तरह वाकिफ थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि वो फौरन अपने मुसल्ला जवानों के साथ पहुंच रहा है। मैंने रिसीवर रखा, फिर 6 और नंबर डायल करने लगा। आला हुक्काम,
एसआई मलेशिया के ओहदेदारान और यहूदी एजेंटों से क्रिस्टोफर के गहरे ताल्लुकात थे। मैं उन तमाम लोगों से बारी बारी राब्ता कायम करने लगा। ये तासुर देने लगा कि मेरी जिंदगी खतरे में है। अब तब में दुश्मन मुझे हलाक करने ही वाले हैं। उन सब ने वादा किया कि वो फौरन मेरी मदद को पहुंच रही हैं, और ऐसा ही हुआ। चंद मिनट के बाद बंगले के अंदर और बाहर क्रिस्टोफर मीकी के अहबाब, आला अफसरान, ओहदेदारान वगैरह की भीड़ लग गई। मुसल्ला पुलिस का पहरा और सख्त कर दिया गया था। बंगले के अंदर सिर्फ वही लोग आ सकते थे जिन पर मैं एतमाद करना चाहता था। जिनसे मिलने से इनकार करता था उन्हें आने की इजाजत नहीं दी जाती थी। मैंने अपना बयान लिखवाया। मुसल्ला मुहाफिज किस तरह बेहोश किए गए इसका मुझे कोई इल्म नहीं, लेकिन एक गलती का बाद में एहसास हुआ कि मेरे बेडरूम में जो बैटरी रखी हुई थी वो नाकारा थी, वक्त पर काम ना आ सकी, इसलिए खतरे का अलार्म ना बज सका। शायद दुश्मनों की चाल थी। उसे लाते हुए रास्ते में किसी ने बदल दी होगी। दुश्मन मेरे बेडरूम में घुस आए थे। उनमें 2 जवान मर्द थे, 2 औरतें थी। एक औरत चादर में छुपी हुई थी जिसे मैं पहचान न सका। दूसरी भी नकाब पहने हुए थी। उसकी आवाज सुनकर महसूस होता था जैसे मैं पहले भी उससे कहीं मिल चुका हूं, लेकिन याद नहीं आ रहा है। मैं उन दोनों औरतों से बचता हुआ एक बेडरूम में जाकर छुप गया। दरवाजे को अंदर से बंद किया। वहां टेलीफोन था। पहले मैंने 2 फायर किए ताकि दुश्मन दूर रहें, फिर फोन के जरिए आप लोगों को इतला दी। वो सब मुझे क्रिस्टोफर मिकी समझ रहे थे, और समझना भी चाहिए था, क्योंकि मैं कामयाबी से उसका रोल अदा कर रहा था। अगर मैं उसके मुतालिक सिर्फ वो बातें जानता जो जाहिरी थी तो शायद इतनी कामयाबी ना होती। टेलीपैथी के जरिए मैंने उसके अंदरूनी मामलात भी समझ लिए थे। उसकी जिंदगी के अंदरूनी ढके छुपे राजों से वाकिफ हो गया था। फिर भला कामयाबी कैसे न होती। हुकूमत के चंद ओहदेदारों ने जो क्रिस्टोफर मिकी के दोस्त थे और अब मेरे दोस्त बन गए थे, तरह तरह के सवालात किए। पुलिस वालों ने भी अपने तौर पर बहुत कुछ पूछा। कुछ देर बाद वो सब चले गए। मैं रात भर का जागा हुआ था। थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी। कुछ देर सोना चाहता था। मेरे लिए एक नई बैटरी फराम की गई। उससे मैंने तारों को मुंसलिक किया था कि अब कोई अंदर ना आ सके। खतरे का अलार्म बजाकर देखा तो बैटरी सही काम कर रही थी। उसके बाद वो सब बाहर चले गए। मैंने दरवाजे को बंद कर लिया। बाहर दोबारा मुसल्ला सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया। वैसे मैंने उनसे कह दिया था कि सिर्फ 2 घंटे की बात है। सुबह हो जाएगी तो मनहूस सितारे का साया मेरे सर से गुजर जाएगा। फिर कोई खतरा नहीं रहेगा। मैं थोड़ी देर सो सकता था। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम कर लिया था कि जो जवान छापा मारने गए थे वो कामयाब वापस आए थे, और उन्हें ढेर सारे हथियार मुफ्त मिल गए थे। वो जश्न मना रहे थे। मैं आला बीबी के पास पहुंचकर उन लोगों की खैरियत दरियाफ्त कर सकता था। फिर सोचा वो सो रही होगी। जैसे ही मैं उसके दिमाग में जाऊंगा वो चौंक कर बेदार हो जाएगी। लिहाजा मैं सज्जाद के दिमाग में पहुंच गया। मालूमात हासिल की। पता चला कि वो कल सुबह यूनान से पेरिस रवाना होंगे। ब्लैक शैडो का हेडक्वार्टर पेरिस में है। डॉक्टरों ने सज्जाद के मुतालिक रिपोर्ट दी थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। जहनी कमजोरी नहीं है, ताहम किसी वजह से ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता है। ब्लैक शैडो डॉक्टरों की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं था। उसने कहा था कि पेरिस पहुंचते ही वो कुछ और बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले दिमागी असाबी अमराज के माहिरीन से रुजू करेगा, और फरहाद की टेलीपैथी वापस लाने के लिए अपने आखिरी जराए, हत्ता कि अपने आखिरी बैंक बैलेंस को भी काम में लाएगा। मैंने मरजाना के पास पहुंचकर देखा। वो और बिल्बा एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर यूनान के मशरकी साहिल की तरफ जा रहे थे। जिमी फाउंडर के आदमियों ने कामयाबी हासिल की थी। जजीरे में तहलका मचा दिया था। यूगो हंटर मारा गया था। मरजाना और बिल्बा अब जजीरे से वापस जा रहे थे। आला बीबी, सज्जाद, मरजाना और बिल्बा वगैरह की तरफ से इत्मीनान था। अब ख्वामखा जागकर ख्याल ख्वानी करना जरूरी नहीं था। नींद पूरी करने के बाद मैं दोबारा उनकी खैरियत मालूम कर सकता था। लबनान में अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन नेपाल में हो चुकी थी। लिहाजा रसवंती, सोनिया और सबाता की मुतालिक मालूमात हासिल करने के बाद सोने का इरादा था। इससे पहले कि मैं ख्याल ख्वानी की परवाज करता, रसवंती की आवाज सुनाई दी। फरहाद, मैं हूँ, कुछ जरूरी बातें करने आई हूँ। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मेरे दोनों बेटों को यहाँ से ले जाने का इंतजाम हो गया, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। तुम घबराहट को दिल से निकाल दो और इत्मीनान से पूरी तफसील बताओ। भारतीय और नेपाली सरकार ने मुश्तरका तौर पर इंटरपोल वालों की खिदमत हासिल की हैं। उनका एक बहुत बड़ा ऑफिसर आया हुआ है। वो इतना सख्त है कि जहां मौजूद रहता है वहां कुछ दिनों के लिए स्मगलिंग बिल्कुल रुक जाती है। बड़े बड़े स्मगलर रूपोश हो जाते हैं। उन्होंने यहाँ पहुंचते ही एना मीडिया को वार्निंग दी थी। जब वो सोनिया से बातें कर रहा था तो मैं उसके दिमाग में पहुंच गई। जानते हो वो कौन है? भाई सस्पेंस पैदा न करो, बताओ कौन है। वो है इंटरपोल का चीफ ऑफिसर इज्जत अली।
मैं कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया, मुस्कुराने लगा। रसवंती ने कहा। उसका नाम सुनते ही मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि मैंने उसके दिमाग के तह खाने में उतरकर तुम्हें पाया। वो तुम्हारा बेहद अकीदतमंद है, और एक बार तुमने भी कहा था कि फुर्सत मिलेगी तो उससे राब्ता कायम करोगे। बेचारा आज तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये अच्छा मौका है, क्या उससे राब्ता कायम करोगे? ऐसी गलती नहीं करना चाहता। रसवंती, मेरा तुम्हारा ताल्लुक दुनिया वालों पर जाहिर है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने तुम्हें तलाक दी है। वो एक सर्द आह भर कर बोली। फरहाद, मैं बहुत ही बददिमाग हूँ। मेरी बददिमागी ने मेरी अकल को खा लिया है। जब सज्जाद फरहाद की हैसियत से कैदी बनकर तिलबे पहुंचाया गया और उसे स्टेज पर पहुंचाया गया था, तो मैंने उसे बुरा भला कहा था और अपने यहूदी दोस्तों पर यह जाहिर कर दिया था कि उसने मुझे तलाक दी है। ये मेरी सबसे बड़ी हमाकत थी। आज इसका एहसास हो रहा है। अगर मैं अपनी जुबान से ये ना कहती तो दुनिया वालों को मालूम ना होता। मैं दिल से एतराफ करती हूँ, तुमने मुझे अपनी जात से अलग जरूर किया, लेकिन दुनिया वालों के सामने ढिंडोरा नहीं पीटा, ना ही मुझे मुतलक्का कहकर मेरी तौहीन की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रसवंती, तुम्हारी शर्मिंदगी से मसला हल नहीं होगा। काम की बातें करो। तुम रसवंती की हैसियत से इज्जत अली को ख्याल ख्वानी के जरिए मुखातिब करो, वो बहुत खुश होगा। तुम उसे बताना कि मैं किस तरह इन दिनों मुसीबत में मुब्तला हूँ। ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता, लिहाजा उससे राब्ता कायम नहीं कर सका। यकीनन वो हमारे काम आएगा, तुम उससे पूछ कर देखो। मैं उससे बात करती हूँ, तुम मौजूद रहो ताकि हमारी बातें सुन सको। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज की। उसके साथ साथ मैं भी इंटरपोल के चीफ ऑफिसर इज्जत अली के दिमाग में पहुंच गया। वो अपनी पूरी टीम के साथ आया था। उसकी टीम में उसके मखसूस मातिहत थे, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। नेपाल में सुबह के 8 बजे थे। इज्जत अली रेस्ट हाउस के बरामदे में बैठा चाय पी रहा था और अखबार का मुतालिया कर रहा था। उसके आसपास 2 अदद टेलीफोन रखे हुए थे। सामने मेज पर ट्रांसमीटर भी था। वो अपने लोगों से राब्ता कायम करता जाता था। दूसरे इदारे के लोग, मसलन नेपाल और भारत के इंटेलिजेंस वाले, पुलिस वाले और फौज के अफसरान, उससे जरूरी गुफ्तगू करते रहते थे। जब रसवंती ने उसे ख्याल ख्वानी के जरिए मुखातिब किया तो वो अखबार पढ़ते पढ़ते चौंक गया। चाय की प्याली मेज पर रखी, फिर सीधा होकर सोचने लगा, क्या फरहाद साहब मुझे मुखातिब कर रही हैं? रसवंती ने कहा, मैं फरहाद की शरीके हयात रसवंती हूँ। क्या आप मुझे पहचानते हैं? ओ भाभी, आप हैं। भला आपका नाम कौन नहीं जानता। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझसे मुखातिब हैं, लेकिन मुझे यकीन तो दिलाइए कि वाकई मुझसे ख्याल ख्वानी के जरिए गुफ्तगू हो रही है। अच्छी बात है, आप इरादा कर लें कि अखबार पढ़ेंगे लेकिन चाय नहीं पिएंगे। मैं आपको चाय पीने पर मजबूर कर दूंगी। उसने चाय ना पीने का इरादा किया। दूसरे ही लम्हे रसवंती उसके दिमाग पर काबिज हो गई। उसे चाय पीने पर मजबूर किया। 2-4 घूंट के बाद उसने दिमाग को आजाद छोड़ा तो वो चौंक कर अपने हाथ में प्याली को देखने लगा। रसवंती ने कहा, जरा प्याली में देखें, चाय बराए नाम रह गई है। यानी आप चाय पीते रही हैं? ओह, ये तो कमाल हो गया। आप कहाँ हैं? आपकी खातिर तो मुझे यहाँ ड्यूटी पर लगाया गया है। मैं जानती हूँ आप मुझे और मेरे दोनों बच्चों को ढूंढ निकालना चाहती हैं। आप शर्मिंदा न करें, मैं तो आप तक किसी तरह पहुंचना चाहता था। मैंने फरहाद साहब के मुतल्लिक सुना है, यहूदियों ने उनके दिमाग को बड़ी हद तक नाकारा बना दिया है। वो ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहे। इन दिनों पता नहीं किन मुसाइब में मुब्तला हैं। खुदा की कसम, मैं उनके काम आना चाहता हूँ और आपके जरिए उनके पास पहुंचना चाहता हूँ। आप उनके बच्चों के काम आएंगे तो उनके काम आएंगे। उनकी फिक्र न करें, मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उनके काम आती रहूंगी। आप भी बच्चों की फिक्र बिल्कुल न करें। मैं आपको दोनों बच्चों के साथ बखैरियत यहाँ से बैंकॉक पहुंचा दूंगा, फिर वहां से आप पेरिस जा सकेंगी। भाई साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये आप क्या कह रही हैं? आप पर और मैं एहसान करूं? हरगिज नहीं। दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई पेचीदा मसला होता है और वहां इंटरपोल की जरूरत होती है तो मेरे पिछले कारनामों और शोहरत को पेश नजर रखते हुए मुझे वहां भेजा जाता है। आप लोगों की टेलीपैथी ने सबको हरासा कर रखा है। उनका ख्याल है मैं अपनी जहानत से आप तक पहुंच जाऊंगा, आपको और बच्चों को भारत सरकार के हवाले कर दूंगा। एक बड़े मजे की बात है। रसवंती ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, वो क्या? एक तरफ इसराइली हुकाम मुझसे खुफिया मुआहदा करना चाहती हैं कि मैं आपको और बच्चों को उनके हवाले करूं। इसी तरह सुपर मास्टर की तंजीम से और मास्कमैन की तरफ से बड़ी बड़ी पेशकशें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी पेशकश एक ऐसे शख्स की तरफ से है जिसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। पहली बार उसका नाम मेरे सामने आया है। वो अपने आप को ब्लैक शैडो कहता है। उसका नाम सुनकर मैं चौंक गया। रसवंती ने मेरी सोच के मुताबिक पूछा, ब्लैक शैडो क्या कहता है? वह दुनिया के तमाम अहम ममालिक में मेरे लिए एक एक एयर कंडीशन बंगला,
एयर कंडीशन कार और भारी बैंक बैलेंस मुहैया करना चाहते हैं। इसके अलावा दुनिया के बदनाम तरीन कातिलों, बदमाशों, स्मगलरों, मुर्दा फरोशों और सियासी तखरीबकारों की निशानदेही करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी पेशकश है। मैं उन तमाम मुजरिमों को ब्लैक शैडो के जरिए यानी सलाखों के पीछे छुपाकर इंटरपोल का डायरेक्टर जनरल भी बन सकता हूँ। उसकी सिर्फ एक ही शर्त है, आप समझ गई होंगी। समझ गई। वो मुझे और मेरे बच्चों को हासिल करना चाहते हैं। भाभी, क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगी? मैं रसवंती ने उसकी बात काट कर कहा, आप जुबान से ना बोले, मैं आपकी सोच के जरिए आपकी सच्चाई को दिमाग से सुन रही हूँ, समझ रही हूँ। मैं आप पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल घबराता है। माँ का दिल कमजोर होता है इसलिए घबराता है। जिंदगी में ऐसे मरहले भी आते हैं जहां ममता को पत्थर बन जाना पड़ता है, हौसला रखना पड़ता है, और आपको हौसला रखना होगा। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। जरा 1 मिनट ठहरे, मैं अपने मातहतों को इस सिलसिले में हदायत दे रहा हूँ, आप सुनती रहें। इसके बाद आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। उसने अपने 2 मातहतों को बुलाया और कहने लगा, मुझे चंद चीजों की जरूरत है, उन्हें फौरन मुहैया करो। सबसे पहले 4 अदद सूटकेस दरकार हैं। उनमें से हर 2 सूटकेस का रंग एक होगा, साइज भी एक ही होगा। दोनों सूटकेसों में 2 बच्चों को रखकर यहाँ से ले जाया जाएगा। ये सुनते ही रसवंती तड़प गई, फौरन बोल पड़ी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे बच्चे सूटकेस में बंद होंगे तो उनका दम घुट जाएगा। भाभी, आप तहम्मुल से काम लें, खामोशी से सुनती रहीं। फिर उसने अपने मातहतों से कहा, उन सूटकेसों में बच्चों के साथ गैस सिलेंडर रहेगा। बच्चों के चेहरे पर गैस मास्क चढ़ा रहेगा। सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई होती रहेगी, बच्चे सांस लेते रहेंगे। हम इस मंसूबे के जरिए मादाम रसवंती और फरहाद अली तैमूर के दोनों साहबजादों को यहाँ से बैंकॉक पहुंचा देंगे। एक मातहत ने कहा, जनाब, आपका हुक्म सार आंखों पर। लेकिन वो बच्चे सूटकेस के अंदर सांस तो लेते रहेंगे, लेकिन खामोश नहीं रहेंगे। उनके हाथ पांव हरकत करते रहेंगे। हो सकता है वो रोना शुरू कर दें। उनके हंसने, रोने या किसी तरह की हरकतें करने की आवाजें सूटकेस के बाहर आएंगी तो राज खुल जाएगा। इज्जत अली ने कहा, शाबाश, मुझे तुम लोगों की जहानत पर फख्र है। उसने अपने दूसरे मातहत की तरफ उंगली उठाकर पूछा, तुम बताओ, अगर बच्चों ने हरकत की, रोना शुरू किया तो हम क्या कर सकती हैं? दोनों मातहत सोचने लगे। चंद सेकंड के बाद एक ने फौरन अटेंशन होकर कहा, सर, समझ में आ गया। उन बच्चों को सूटकेस में गैस सिलेंडर वगैरह के साथ बंद करने से पहले दूध पिलाया जाएगा। कभी कभी बच्चों को थोड़ी सी अफीमन दी जाती है ताकि वो सुकून से सोते रहें। जरा सी अफीमन की मिकदार उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो सुकून से उस वक्त तक सोते रहेंगे जब तक कि हम उन्हें तैयारे में नहीं पहुंचा देंगे। शाबाश, अब जाओ और इस सिलसिले में जिन चीजों की जरूरत है वो सब मुहैया करो। एक बात याद रखना, गैस सिलेंडर ऐसे हों कि उनमें कम से कम 6 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे की ऑक्सीजन महफूज रह सके। दोनों मातहत चले गए। इज्जत अली ने रसवंती को मुखातिब किया, भाभी, यहाँ से एक फ्लाइट आज दोपहर बैंकॉक के लिए रवाना होगी। क्या आप अपने जराए इस्तेमाल करके उसमें सीट रिजर्व करा सकती हैं? मैं अपने जराए इस्तेमाल कर चुकी हूँ। उस त्यारे में 3 औरतों की सीटें रिजर्व हैं। वेरी गुड, तो फिर काम बन जाएगा। आप ये बताएं, मेरे बच्चों के लिए कोई खतरा तो नहीं है? ज़हीन तरीन स्मगलर भी एक न एक दिन कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं, लेकिन मुझ जैसे कानून के मुहाफिज अगर स्मगलिंग करें तो उन्हें कौन गिरफ्त में ले सकता है? इस पहलू से मैं मुतमईन हूँ। अलबत्ता सोचती हूँ अगर सिलेंडर वगैरह में खुदा न करे कोई खराबी पैदा हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? आप इत्मीनान रखें, मैं दोनों सूटकेसों में बच्चों, गैस और चेहरे पर मास्क को इस तरतीब से रखूंगा कि दोनों बच्चे आराम से सफर करते हुए तैयारे में पहुंच जाएंगे। रह गई किसी टेक्निकल खराबी की बात, तो हम टेक्निकल लोग हैं इंशाल्लाह। इस सिलसिले में मुझसे कोई गलती नहीं होगी। आपने 2 सूटकेसों के मुतालिक बता दिया, लेकिन आपने 4 सूटकेस मंगवाए हैं, बाकी 2 का क्या होगा? बाकी 2 आपके साथ जाएंगे। आपके हमरा एक औरत और होगी। उन दोनों सूटकेसों में आप लोगों के कपड़े और जरूरी सामान होगा। मेरे मातहत बहुत ज़हीन है, वो अटैची नुमा सूटकेस लाएंगे जिन्हें औरतें आमतौर पर अपने साथ त्यारे में ले जाती हैं। वो अटैची लगेज में शुमार नहीं होती। आपके हाथ में एक अटैची होगी, दूसरी अटैची आपकी साथी हमसफर के हाथ में होगी। जब आप इन दोनों अटैचियों को लेकर त्यारे में पहुंचेगी तो आप लोगों को पता चलेगा उनमें दोनों पारस मौजूद हैं। रसवंती ने हैरानी से पूछा, ये कैसे हो जाएगा? ये तो जादुई कमाल होगा। कोई जादू नहीं है, सीधी सी बात है। आप अपनी साथी हमसफर के साथ दोनों अटैची लेकर आएंगी तो हम सख्ती से चेक करेंगे। इतनी सख्ती से पेश आएंगे कि जहां उन अटैचियों को चेक किया जाएगा वहां आपको भी जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। हम उन्हें अंदर ले जाएंगे।
जब बाहर लेकर आएंगे तो उन अटैचियों में 2 पारस होंगे, यानी अटैचियां बदल दी जाएंगी। चूंकि एक साइज की एक रंग की होंगी, इसलिए किसी को शुबा नहीं होगा। इंटरपोल का चीफ ऑफिसर खुद ऐसा कर रहा है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। हैरत अंगेज तौर पर माल इधर से उधर स्मगल होता है और कानून मुंह तकता रह जाता है, तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि खुद कानून के मुहाफिज इस भयानक जुर्म या स्मगलिंग में मुलविस होती हैं, स्मगलरों, कातिलों और मुजरिमों का साथ देती हैं। वरना लोगों की क्या मजाल के कानून के मुहाफिजों के ताउन के बगैर अपना काम कर गुजरें। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त आप मुजरिमों का नहीं, मजबूरों का साथ दे रही है। मेरा रिकॉर्ड आईने की तरह साफ है। मैंने आज तक किसी मुजरिम का साथ नहीं दिया, हमेशा मजबूरों का साथ दिया है। मेरी नजरों में आप मजलूम हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ एक आरामदेह पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती हैं, लेकिन दुश्मन चारों तरफ से घेरते रहते हैं, परेशान करते रहती हैं। भारतीय सरकार या नेपाल सरकार को क्या हक पहुंचता है कि वो आपको अपनी सरहदों तक महदूद रखे? आप आज़ाद हैं और आपकी आज़ादी का हक मैं दिलाऊंगा। बाय द वे, आपने फरमाया था कि दोपहर की फ्लाइट से 3 औरतों के लिए सीटें रिजर्व कराई गई हैं। एक तो आप हैं, बाकी 2 कौन हैं? अगर उनसे मेरा तारुफ हो जाए तो बेहतर है। एक तो सबाता है, वो सबाता जो कोई काफ की शहजादी कहलाती है। उससे आप लोगों का क्या ताल्लुक है? वो फरहाद अली तैमूर की होने वाली दुल्हन है। इज्जत अली ने हैरानी से कहा, कमाल है, आप इतनी फराख दिली से अपनी शौहर की होने वाली दुल्हन का जिक्र कर रही हैं, बल्कि उसके साथ सफर भी करने वाली हैं। मैं रसवंती के दिमाग में झांकने लगा। उसने नजरें झुका ली थी। फिर इज्जत अली को मुखातिब करते हुए कहा, भाई साहब, फरहाद अली तैमूर के साथ रहकर फराख दिली आ जाती है। हम मौजू से भटक रहे हैं। ओ अच्छा, एक तो सबाता हुई, दूसरी कौन है? एना मीरिया। इज्जत अली एकदम से चौंक कर सीधी तरह पलटते हुए बोला, क्या मतलब? वो तो बदनाम स्मगलर है। क्या आप उसे अपने साथ ले जा रही हैं? आखिर क्यों? रसवंती ने मुस्कुराकर कहा, चूंकि आप हमारे अपने हैं, हम आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहते, इसलिए बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहा हूं। क्या आप उस हस्ती से मिलना चाहेंगे जिसके बगैर फरहाद का जिक्र अधूरा रह जाता है? वो दुनिया की वाहिद औरत है जिसके फंदों और चालों से खतरनाक तंजीमें पनाह मांगती हैं। इज्जत अली ने शदीद हैरानी से पूछा, भाभी, क्या आप मादाम सोनिया की बात कर रही हैं? हाँ, जिसे आप अब तक एना मीडिया समझ रहे हैं, वो हमारी सोनिया है। इज्जत अली रेस्ट हाउस के बरामदे में बेचैनी से टहलने लगा। उसकी सोच कह रही थी कि वो पहली फुर्सत में सोनिया के पास पहुंचना चाहता है। उसने एना मीडिया समझकर उसे बुरा भला कहा था, इसलिए उससे मुआफी मांगना चाहता है। लेकिन ये बात आड़े आती है कि इंटरपोल का चीफ ऑफिसर एना मीडिया जैसी बदनाम स्मगलर से कैसे मुलाकात करेगा? लोग क्या कहेंगे? मसलियत का तकाजा ये था कि वो अपने जज्बात को रोके। सोनिया से ख्वाह कितनी अकीदत और मोहब्बत से ही इस जज्बे को अपने सीने के अंदर दबा कर रखे। मैंने रसवंती से कहा, इज्जत अली के दिमाग के तह खाने में हम दोनों उतर चुके हैं। उसकी सच्चाई को, उसके खलूस को और उसकी अकीदत को, जो हमारे लिए अच्छी तरह समझ चुकी हैं। तुम बेधड़क उस पर एतमाद करो, जैसा वो कहते हैं उस पर अमल करती जाओ। मैं थोड़ी देर नींद पूरी करना चाहता हूँ, दूसरी जगह भी मसरूफियत है। कोई परेशानी की बात होगी तो मेरे पास चली आना। आऊंगी। तुम एक बार कहते हो, मैं 1000 बार आऊंगी। मैं उसके दिमाग से वापस आना चाहता था। उसने कहा, फरहाद, एक अहम बात रह गई। मैं इज्जत अली से बात कर रही हूँ, जरा सुन लो। हम दोनों फिर इज्जत अली के पास पहुंच गए। रसवंती ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, भाई साहब, हमारे खिलाफ हर तरह नाकाबंदी की गई है। एंटी मेकअप कैमरे नस्ब किए गए हैं। मैं मेकअप में हूँ। ऐसे किसी कैमरे के सामने से गुजरना पड़ा तो क्या होगा? एयरपोर्ट में जहां एंटी मेकअप कैमरा नस्ब किया गया है, वहां मैं अपने आदमियों को मुस्तैद रखूंगा। जब आप और मादाम सोनिया कैमरे के सामने से गुजरेंगी, तो उस वक्त वो कैमरा मेरा कोई आदमी हैंडल करेगा। सोनिया ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना हुलिया तब्दील किया है। एंटी मेकअप कैमरे के सामने से गुजर जाएगी तो कोई उसे पहचान नहीं सकेगा। अगर मेरे गुजरने के वक्त आपका कोई आदमी किसी वजह से कैमरे को हैंडल करने ना पहुंच सका तो बात बिगड़ सकती है। सारी प्लानिंग खाक में मिल जाएगी। लिहाजा मैं आपसे दिमागी राब्ता कायम करती रहूंगी। जब आप एयरपोर्ट पहुंचे तो एंटी मेकअप कैमरे के आसपास जितने भी जिम्मेदार अफसरान हैं उनसे गुफ्तगू करते रहें। मैं उनके दिमाग में पहुंच जाऊंगी। इस तरह आपका आदमी कैमरे के पास ना रहा तब भी मैं कैमरा हैंडल करने वालों को ख्याल ख्वानी के जरिए काबू में रखूंगी। ये अच्छी तदबीर है। आपके वहां से गुजरने के वक्त मैं अपने आदमी को कैमरे के पास रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। नाकामी हुई तो आप ख्याल ख्वानी के जरिए उस मरहले से गुजर सकेंगी। मैंने रसवंती से कहा, तुम इस पहलू से भी मुतमईन हो गई हो?
जब एयरपोर्ट पहुंचने लगो तो मुझे इतला देना, मैं भी मौजूद रहूंगा। कैमरे के आसपास जो लोग रहेंगे हम दोनों मिलकर उन्हें ट्रैप करेंगे। रसवंती सोनिया के पास चली गई ताकि उसे इज्जत अली के मुत्तल्लिक तफसील से बता सके। मैं अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मेरी ख्वाबगाह की खिड़कियां और दरवाजे अंदर से अच्छी तरह बंद थे। उन पर दबीज पर्दे पड़े हुए थे। ना मैं बाहर देख सकता था ना अंदर कोई झांक सकता था। रोशनदान के जरिए सुबह की रोशनी का पता चल रहा था। रात जागते जागते गुजर गई। ये दूसरी रात थी कि मैं सो नहीं सका था। इस दौरान मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए एक झपकी ली थी, वरना 2 रातें और 2 दिन जागते हुए गुजर गए थे।